वेलकम टू दिस न्यू चैप्टर ऑफ इंटरेस्टिंग स्टोरी। अगर इस स्टोरी पे अच्छे व्यूज, कमेंट और लाइक आए तभी ये स्टोरी कंप्लीट की जाएगी। सो अगर आप इस स्टोरी को पूरा सुनना चाहते हैं तो सपोर्ट दिस स्टोरी, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड सपोर्ट अस। भले ही लड़की यंग था पर वो बहुत सुंदर थी। यहाँ तक कि उसका स्वभाव भी बहुत अच्छा था। उसके चेहरे पे एक अलग सी चमक थी। वो बिना किसी मेकअप की भी कभी खूबसूरत लग रहा थी और वो दक्ष के साथ काफी कंफर्टेबल भी लग रही थी, जैसे उसे दक्ष के पास खड़े होने से कोई प्रॉब्लम न हो। पर नौकर उसके कैरेक्टर को लेकर शो नहीं था। भले ही नौकर को नहीं पता था कि आरोही का स्वभाव कैसा है, लेकिन वो दक्ष की पत्नी थी, जिस वजह से नौकर का बर्ताव उसके प्रति बहुत अच्छा और रिस्पेक्टफुल था। जैसे ही आरोही की नज़र उस नौकर पर गई, उसकी आंखें एकदम से चमक उठी। पिछली जिंदगी में जब वो इस नौकर से मिली थी तो वो इतना पोलाइट नहीं था। पिछली बार जब नौकर ने उसके भयानक चेहरे को देखा तो वो हैरान हो गया था। यहाँ की आरोही के चेहरा देखकर वो लगभग बेहोश ही हो गया था। नौकर फिर जल्दी से बोला, दक्ष बाबा और आरोही मैडम, मालिक मालकिन आप दोनों का सुबह से ही इंतजार कर रहे हैं। आरोही ने एक गहरी सांस, वो जैसे ही घर के अंदर आए उसे वो सब कुछ याद आने लगा जो उसकी पिछली जिंदगी में उसके साथ हुआ था। वो चाहकर भी उन यादों को अपनी दिमाग से मिटा नहीं पा रही थी। क्या सच में वो इस जिंदगी में सब कुछ बदल पाएगी? आरोही को पता नहीं, अचानक से बहुत घबराहट होने लगी और उसने अनकॉन्शियसली दक्ष के हाथ को कसकर पकड़ लिया। वही आरोही के इस तरह अचानक हाथ पकड़ने से दक्ष एक पल के लिए हैरान हो गए, लेकिन फिर उसके आस का मोहार जो ठंडा था वो एकदम से नॉर्मल हो गया और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन भी सॉफ्ट हो गए। उसे समझ आ गया कि आरोही ने नर्वसनेस में उसका हाथ पकड़ लिया है, लेकिन कुछ भी वो आरोही को इस तरह हाथ पकड़ने से बहुत खुश था। उसने भी कसकर अपने बड़े हाथों से आरोही को छोटे से हाथों को पकड़ लिया और उसे वैसे ही लेकर अंदर जाने लगा। वही दक्ष के इस तरह हाथ पकड़ने से आरोही को थोड़ी रहता महसूस हुए। दक्ष की दादी को नौकरों ने पहले ही उनके आने के बारे में बता दिया था और वो एक्साइटमेंट के मारे इधर उधर मंडरा रही थी। उनसे तो अब अपने पोता बहू को देखना का इंतजार ही नहीं हो रहा था। उनका बस चलता तो वो आरोही को बाहर लेने चली जाती, पर वो आरोही को डराना नहीं चाहती थी, जिस वजह से उन्होंने जैसे तैसे खुद को बाहर जाने से रोक रखा था। वही दक्ष के दादा मिस्टर सिंघानिया अपनी बीवी को देख रहे थे। उन्हें इस तरह देखकर उन्हें कोई हैरानी नहीं हुए। वो हमेशा से चाहती थी कि दक्ष का घर बस जाए, लेकिन दक्ष था कि किसी लड़की को नज़र उठाकर भी नहीं देखता था, जिस वजह से वो बहुत परेशान रहती थी। अब जब उन्हें पता चला कि उनका पोता अपनी बीवी के साथ खुश है, यहाँ तक कि वो उसे मिलाने लेकर भी आया है, तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। रही बात लड़की के बैकग्राउंड की, तो उन्होंने पहले ही वंश से सब कुछ पता कर लिया था। वही दक्ष की दादी की सिर्फ इतना ही पता था कि आरोही उनकी दोस्त की पोती है, इसके अलावा वो उसके बारे में कुछ नहीं जानती थी। बाद में जब उन्हें पता चला कि आरोही अभी सिर्फ 18 साल की है तो वो हैरान हो गए। भले ही लड़की यंग थी, लेकिन अगर दक्ष को पसंद थी तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन फिर भी वो अपनी मन के तसल्ली के लिए लड़की को कैरेक्टर को देखना चाहती थी। वो ये पता लगाना चाहती थी कि वो लड़की दक्ष के लिए ठीक है भी कि नहीं। वही आवाज़ सुनकर दक्ष की दादी ने जल्दी से एंट्रेंस की तरफ देखा। हमेशा की दक्ष के चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। उसने अपने एक हाथ में एक पिंक कलर का बैग पकड़ा हुआ था और वही उसके बाजू में एक छोटी सी प्यारी लड़की थी। लड़की का चेहरा एकदम चमकदार था, उसकी आंखें झील की तरफ साफ थी। उसने अपने बालों का एक पोनीटेल बना रखा था। उसके साथ एक सुंदर सी फ्रॉक पहन रखी थी जिसमें वो बहुत ही क्यूट लग रही थी। लड़की के चेहरे से मासूमियत झलक रही थी, जिससे ये साफ पता चल रहा था कि लड़की का कैरेक्टर बहुत अच्छा है। उसके अंदर किसी चीज का घमंड नजर नहीं आ रहा था। वो सबसे ज्यादा इस बात से सरप्राइज थी कि उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था। वो दक्ष के पर्सनैलिटी को अच्छे से जानती थी। कोई ऑर्डिनरी लड़की तो उसके आसपास भी नहीं आ सकती थी, तो उसको छूना तो दूर की बात थी। लेकिन अभी दक्ष ने सच में उस लड़की के हाथ को पकड़ रखा था। ऐसा कभी नहीं हुआ था यहाँ की। इससे पहले जो दक्ष की मंगेतर थी वो भी ऐसा करने में कामयाब नहीं हो पाई थी, जिस वजह से वो आरोही को और पसंद करने लगी थी। दक्ष आरोही का हाथ पकड़े अपनी दादी के पास आया। दक्ष की दादी आरोही को देख रही थी। उनकी आंखों में आरोही के लिए प्यार साफ नजर आ रहा था। आरोही ने एक नज़र दक्ष की दादी की तरफ देखा और फिर चलकर दादी के पास और उनके पैर छूते हुए बोली, दादी जी, मैं दक्ष की पत्नी आरोही हूँ। आपसे मिलकर अच्छा लगा। आप तबीयत कैसे है दादी जी? आरोही के संस्कार देखकर दक्ष की दादी और खुश हो गई और वो मुस्कुराते हुए बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी उनकी नज़र दक्ष की पीछे खड़े नौकर पर गए, जिन्होंने अपने हाथ में खूब सारे बैग्स पकड़ रखे थे। ये देखकर दशा की दादी की मुस्कान और बड़ी हो गई।
आरोही ने फिर एक नज़र दक्ष के दादा के तरफ देखा जो उसे ही अपनी पैनी नज़रों से देख रहे थे। आरोही को पता था कि दक्ष के दादा इस शादी से खुश नहीं थे, लेकिन उसे ये भी याद था कि पिछली जिंदगी में उन्होंने कभी भी उसे नुकसान पहुंचाने के लिए क्यों नहीं। भले ही वो नापसंद करते थे लेकिन वो उससे ज़्यादा अपने पोते से प्यार करते थे। वो उसे चोट पहुंचकर अपने पोते को दुखी कैसे कर सकते थे, ये जानते हुए कि उनका पोता इस लड़की को कितना पसंद करता है। आरोही दक्ष के दादा के पास गए और उनके भी पैर छूते हुए बोली, दादाजी आप कैसे हैं? आपके घुटनों का दर्द वो पहले से बेहतर तो है ना? दक्ष के दादा ने कुछ नहीं कहा, बस अपना सिर हिला दिया। ये देखकर दक्ष की दादी जल्दी से बात बदलते हुए बोली, वैसे तुम अपने साथ इतने सारे गिफ्ट्स लेकर क्यों आए? मैंने पहले ही कह दिया था कि सिर्फ तुम्हें आने की जरूरत है, तुम फालतू में ही परेशान हुए। भले ही वो ऐसा कह रही थी लेकिन उसके चेहरे से ये साफ झलक रहा था कि वो कितनी खुश है। भले ही उनके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, पर ये सब गिफ्ट्स उनके पोता बहू ने उन्हें दिया था, वो खुश कैसे नहीं होती। तभी एक नौकर वहां आया और बड़े ही रिस्पेक्ट के साथ बोला, मैडम डिनर तैयार हो गया है। दक्ष की दादी बोली, चलो चलकर पहले कुछ खा लेते हैं, तुम्हें भी भूख लगी होगी। ये बोलकर वो आरोही का हाथ पकड़कर वहां से ले गए। उन्होंने दक्ष और ओल्ड मिस्टर सिंघानिया को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। दक्ष ने एक नज़र अपने दादाजी की तरफ देखा और फिर एक नौकर वो आरोही का बैग देते हुए वो भी डाइनिंग एरिया की तरफ चला। ये देखकर दक्ष के दादा ने एक गहरी सांस ली, फिर वो भी उन सब के पीछे चले गए। दक्ष वहां पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी दादी और आरोही पहले से वहां बैठे बातें कर रहे थे। दक्ष की दादी बोली, आरोही दक्ष तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार तो करता है न, वो तुम पर ज्यादा गुस्सा तो नहीं करता? ये सुनकर आरोही स्माइल करते हुए बोली, नहीं दादी वो बहुत अच्छे हैं, वो मुझ पर बिल्कुल गुस्सा नहीं करते हैं। आरोही ने सच ही कहा था, सच में दक्ष उसके साथ काफी अच्छा था। कभी कभी गुस्सा करने के अलावा वो हमेशा उससे प्यार से ही पेश आता था। वही ये सुनकर दक्ष उसके साथ प्यार से पेश आता है। एक पल के लिए दक्ष की दादी हैरान हो गई, लेकिन फिर उनके चेहरे पे एक बहुत बड़ी मुस्कान आ गई। भले ही उन्होंने उस दिन देखा था कि दक्ष का बर्ताव अपनी बीवी की तरफ कुछ अलग है, फिर भी वो आरोही से एक बार जानना चाहती कि सच में दक्ष उसके साथ अच्छा तो है न, क्योंकि ये दक्ष के बिहेवियर से बिल्कुल अलग था। लेकिन ये देखकर कि दक्ष का बिहेवियर सच में अपनी पत्नी के साथ अच्छा है, दक्ष की दादी को तसल्ली हुई और फिर उन्होंने ऐसे ही आरोही से बात करना जारी रखा। वो बीच में आरोही को दक्ष के बचपन के बारे में भी बता रही थी, जिसे आरोही भी बड़े चाव के साथ सुन रही थी, क्योंकि उसे दक्ष के बचपन के बारे में कुछ नहीं पता था। पिछली जिंदगी में दक्ष की दादी और उसके बीच के संबंध अच्छे नहीं थे, लेकिन अभी देखकर ऐसा लग रहा था कि दादी पर उसका पहला इंप्रेशन बुरी नहीं पड़ा था। वही अपनी दादी द्वारा आरोही को अपने बचपन के बारे में बताता देख दक्ष को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। दक्ष फिर अपने दादा के साथ बिजनेस के रिलेटेड कुछ बातें करने लगा। आरोही देख सकती थी कि दक्ष अपने दादा दादी के सामने बिल्कुल नॉर्मल था। उसका कोल्ड ऑरा जो हमेशा उसके साथ रहता था वो बिल्कुल गायब हो गया था, जिससे ये साफ पता चल रहा था कि वो अपने दादा दादी से बहुत प्यार करता था। दक्ष की दादी ने पूरी टेबल स्वादिष्ट डिश से भर दी थी। आरोही ने सोचा था कि वो अपने आप को कंट्रोल करेगी, क्योंकि वो पहली बार यहाँ आई थी। वो नहीं चाहती थी कि दक्ष के दादा दादी सोचे कि वो कोई भूखा है। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र इतने स्वादिष्ट खाने पर गई, उसकी आंखें चमक उठी। वो बचपन से ही ऐसी थी, वो जब भी टेस्टी खाना देखती थी खुद को रोक नहीं पाती थी। वही दक्ष भी देख सकता था कि आरोही की आंखें खाना के देखकर कैसे तारों की तरह चमक रही थी। दक्ष ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और आरोही की प्लेट में खाना रखने लगा। आरोही दक्ष को रोकना चाहती थी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे कैसे रोक। वैसे भी इतना टेस्टी खाना देखकर वो खुद पर भी कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। फिर जब उसे और बर्दाश्त हुआ तो वो खाने का टूट पारी और तब तक खाई जब तक उसका पेट नहीं भर गया। वो अब और नहीं खा सकती थी। आरोही ने अपने प्लेट में खाने को पहाड़ को देखते ही कहा। दक्ष ने एक नज़र आरोही की तरफ देखा और फिर उसकी प्लेट लेते हुए सब कुछ फिनिश कर दिया। आरोही एक पल के लिए हैरान हो गई, लेकिन ये देखकर कि उसकी प्लेट में सब कुछ खत्म हो गया है, उसने एक राहत की सांस ली। वही ये सुनकर दक्ष उसके साथ प्यार से पेश आता है। एक पल के लिए दक्ष की दादी हैरान हो गई, लेकिन फिर उनके चेहरे पे एक बहुत बड़ी मुस्कान आ गई। भले ही उन्होंने उस दिन देखा था कि दक्ष का बर्ताव अपनी बीवी की तरफ कुछ अलग है, फिर भी वो आरोही से एक बार जानना चाहती कि सच में दक्ष उसके साथ अच्छा तो है न, क्योंकि ये दक्ष के बिहेवियर से बिल्कुल अलग था। लेकिन ये देखकर कि दक्ष का बिहेवियर सच में अपनी पत्नी के साथ अच्छा है, दक्ष की दादी को तसल्ली हुई और फिर उन्होंने ऐसे ही आरोही से बात करना जारी रखा।
वो बीच में आरोही को दक्ष के बचपन के बारे में भी बता रही थी, जिसे आरोही भी बड़े चाव के साथ सुन रही थी क्योंकि उसे दक्ष के बचपन के बारे में कुछ नहीं पता था। पिछली जिंदगी में दक्ष की दादी और उसके बीच के संबंध अच्छे नहीं थे, लेकिन अभी देखकर ऐसा लग रहा था कि दादी पर उसका पहला इंप्रेशन बुरी नहीं पड़ा था। वही अपनी दादी द्वारा आरोही को अपने बचपन के बारे में बताता देख दक्ष को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। दक्ष फिर अपने दादा के साथ बिजनेस के रिलेटेड कुछ बातें करने लगा। आरोही देख सकती थी कि दक्ष अपने दादा दादी के सामने बिल्कुल नॉर्मल था। उसका कोल्ड ऑरा जो हमेशा उसके साथ रहता था वो बिल्कुल गायब हो गया था, जिससे ये साफ पता चल रहा था कि वो अपने दादा दादी से बहुत प्यार करता था। दक्ष की दादी ने पूरी टेबल स्वादिष्ट डिश से भर दी थी। आरोही ने सोचा था कि वो अपने आप को कंट्रोल करेगी क्योंकि वो पहली बार यहाँ आई थी। वो नहीं चाहती थी कि दक्ष के दादा दादी सोचे कि वो कोई भूखा है। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र इतने स्वादिष्ट खाने पर गई, उसकी आंखें चमक उठी। वो बचपन से ही ऐसी थी, वो जब भी टेस्टी खाना देखती थी खुद को रोक नहीं पाती थी। वही दक्ष भी देख सकता था कि आरोही की आंखें खाना के देखकर कैसे तारों की तरह चमक रही थी। दक्ष ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और आरोही की प्लेट में खाना रखने लगा। आरोही दक्ष को रोकना चाहती थी पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे कैसे रोक। वैसे भी इतना टेस्टी खाना देखकर वो खुद पर भी कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। फिर जब उसे और बर्दाश्त हुआ तो वो खाने का टूट पारी और तब तक खाए जब तक उसका पेट नहीं भर गया। वो अब और नहीं खा सकती थी। आरोही ने अपने प्लेट में खाने को पहाड़ को देखते ही कहा। दक्ष ने एक नज़र आरोही की तरफ देखा और फिर उसकी प्लेट लेटे हुए सब कुछ फिनिश कर दिया। आरोही एक पल के लिए हैरान हो गई, लेकिन ये देखकर कि उसकी प्लेट में सब कुछ खत्म हो गया है उसने एक राहत की सांस ली। दक्ष की दादी ध्यान से उन दोनों को देख रही थी। वो अपने पोते और पोता बहू को साथ में देखकर बहुत खुश थी। ये लड़की ठीक वैसी थी जैसे उनके पोते ने उन्हें बताई थी। वो खाने को लेकर बिल्कुल भी पीकी नहीं थी। उसकी अपीटाइट काफ़ी अच्छी थी। वो उन लड़कियों जैसी नहीं थी जिसे हेल्थ से ज़्यादा अपना फिगर के बारे में ज़्यादा चिंता रहती थी। वैसे भी अगर उनकी पोता बहू हेल्थी रहेगी तभी तो उनका परपोता भी हेल्थी रहेगा। वैसे तो उन्होंने अभी इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा था क्योंकि पहले दक्ष लड़कियों से दूर ही रहता था, उन्हें अपने करीब आने ही देता था। लेकिन अब जब दक्ष की शादी हो गई थी और उसके पत्नी के बीच का रिश्ता भी इतना अच्छा था तो उन्हें लगा कि उनका परपोता देखने का सपना जल्द ही पूरा हो जाएगा। दिन के बाद दक्ष की दादी को लगा आरोही उसके साथ बोर हो जाएगी, इसलिए वो प्यार से बोली, दक्ष आरोही यहाँ पहली बार आए है, जाओ जाकर उसे घर दिखा लाओ। ये सुनकर दक्ष ने अपना सिर हिलाया और फिर आरोही के साथ वहां से चला गया। आरोही और दक्ष के वहां से जाने के बाद दक्ष की दादी मिस्टर सिंघानिया के पास आए और बोली, आपको आरोही कैसे लगी? वो हमारे दक्ष के लिए ठीक तो है ना? भले ही उन्हें आरोही पसंद आए थी पर वो दक्ष के दादा से भी इस बारे में पूछना चाहती थी। ये सुनकर दक्ष के दादा बिना किसी इमोशन के बोले, लड़की ठीक है लेकिन वो हमारे स्टेटस से मैच करती है। ये सुनकर दक्ष की दादी थोड़े गुस्से से बोली, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लड़की हमारे स्टेटस की है कि नहीं, अगर दक्ष को वो उसे पसंद है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और वैसे भी मुझे भी आरोही काफ़ी अच्छी लगी। रही बात स्टेटस की तो धीरे धीरे मैं उसे सब कुछ सिखा दूँ कि किसके साथ कैसे पेश आना चाहिए। दक्ष के दाद ने एक नज़र अपनी पत्नी की तरफ देखा। वो कुछ कहना चाहते थे लेकिन दक्ष की दादी को इतना खुश देखकर उन्होंने कुछ नहीं कहा। वैसे तो उन्हें आरोही में कोई बुराई नहीं लगी, उन्हें उसमें कोई भी छल कपट नजर नहीं आया। वो उन्हें सीधी सादी नॉर्मल लड़की लगी। लेकिन वो कोई आम इंसान की पत्नी नहीं थी, वो दक्ष सिंघानिया की पत्नी थी। सिंघानिया परिवार के हेड की पत्नी, आम लड़की उसकी पत्नी कैसे हो सकती थी? रात का समय था, पूरे आसमान में तारे जगमगा रहे थे, ठंडी हवा चल रही थी जिससे वहां का माहौल बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। भले ही ये दक्ष के घर जैसा नहीं था मगर सिंघानिया मेंशन का भी एक अलग ही मजा था। दिन के बाद घूमना आरोही को काफी अच्छा लगा। आरोही को एहसास हुआ कि यहाँ आने से पहले उसे जो बेचैनी हो रही थी वो पूरी तरह गायब हो चुकी थी। उसे अब पहले से काफी बेहतर महसूस हो रहा था। लेकिन तभी उसकी नज़र अपने पास खड़े दक्ष पर और उसे कुछ अजीब लगा। दक्ष का कोल्ड ऑरा पहले की तरह वापस आ गया था। दक्ष को इस तरह देखकर आरोही को समझ नहीं आया कि अब उसने दक्ष को गुस्सा दिलाने के लिए क्या लिया। जब वो खाना खा रहे थे तब तो सब ठीक था। क्या दक्ष की दादी से बात करते समय उसने कुछ किया? लेकिन उसे ऐसा कुछ भी याद नहीं आया। दक्ष ने अपने कदमों की रफ्तार भी तेज कर दी थी, वहीं आरोही के छोटे पैर उसकी जितनी रफ्तार से नहीं दौड़ पाए और वो पीछे रह गए। आरोही ने अपने आसपास देखा और वो थोड़ा घबरा गए। आरोही को अंधेरे से डर लगता था, अगर उसके साथ कोई होता तब तो ठीक था लेकिन अकेले वो काफी डर जाती थी।
वही दक्ष को इस तरह खुद से दूर जाते देख आरोही दौड़कर दक्ष के पास और बिना कुछ सोचे समझे दक्ष के गोद में चढ़ गए। वही आरोही के इस तरह करने से दक्ष एक पल के लिए हैरान हो गया, लेकिन फिर उसके आस जो ठंडा और था वे एकदम से गायब हो गया। दक्ष ने आरोही को कसकर पकड़ लिया और फिर वो उसे वैसे ही लेकर वहां बने एक बेंच पर बैठ गया और आरोही को अपनी गोद में बैठा लिया। दक्ष बड़े ही गौर से आरोही के छोटे से प्यारे चेहरे को देख रहा था। पता नहीं इस चेहरे में क्या था, पर जब भी वो इसे देखता था तो वो कहीं खो सा जाता था। वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता था आरोही के करीब जाने से, और अभी भी ठीक वैसे ही हो रहा था। उसका मन कर रहा था कि आरोही को गले लगाकर खूब सारा प्यार करे। आरोही को इस तरह देखकर दक्ष के अंदर कुछ बदलाव होने लगे। वही आरोही जो शांति से वहां बैठी थी वो अचानक से बोली, हब्बी नीचे कुछ है, मुझे चुभ रहा है। आरोही ने जैसे ही ये कहा दक्ष के एक्सप्रेशन एकदम से इंटेंस हो गए। वो अपनी आंखें छोटी कर आरोही को घूरने लगा। वही आरोही को समझ ही नहीं आया कि उसे क्या चुभ रहा है, लेकिन जैसे ही उसे समझ आया उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो गई, उसके गाल एकदम से लाल हो गए। उसका मन हो कि वो यहाँ से कहीं भाग जाए, लेकिन वो भाग पाती उससे पहले ही दक्ष ने कसकर उसकी कमर से उसे पकड़ लिया। आरोही छटपटाने लगी, पर उसने अपने आप को दक्ष के पकड़ से छुड़वाने की चाहे कितनी भी कोशिश क्यों न की, वो कामयाब नहीं हो पाए। वही आरोही के इस तरह हिलने से दक्ष का खुद पर कंट्रोल करना और मुश्किल हो गया और उसने कसकर अपनी मुट्ठी बींच ली। ये पागल लड़की, क्या वो सच में चाहती है कि वो उसके साथ कुछ करे? अगर वो ऐसी तरह हिलती रही तो वो सच में खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। आखिर वो भी एक लड़का था, वो कब तक खुद को कंट्रोल कर पाता? दक्ष आरोही को अपनी काली आंखों से घूरते हुए बोला, लिटिल वाइफी, अब अगर तुम जरा भी हिली तो इसके आगे जो होगा उसकी जिम्मेदार खुद होगी। दक्ष की खुली धमकी सुनकर आरोही एकदम से शांत हो गए, लेकिन उसे बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी दक्ष से नजरें मिलने की। उसका मन कर रहा था कि धरती फट जाए और वो अभी के अभी उसमें समा जाए। उससे आज से पहले इतनी ज्यादा एम्बरासमेंट कभी महसूस नहीं हुई थी। वही दक्ष की नज़र जब आरोही के गुलाबी गाल पर गए तो उसके चेहरे पे सेहतानी मुस्कुराहट आ गए और वो आरोही की कमर पर अपने हाथ फेरते हुए बोली, लिटिल वाइफी, तुम इतना क्यों शर्मा रही है? वो तुम्हारा ही तो है, आज नहीं तो कल उसे फील करना ही है, तो इसमें इतने शर्माने वाली कौन सी बात है? वही दक्ष के मुंह से ऐसी बेशर्मों वाली बातें सुनकर आरोही की आंखें चौड़ी हो गए। उसने कभी नहीं सोचा था कि दक्ष इतना बेशर्म हो सकता है। आरोही से जब और बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने जल्दी से अपना चेहरा देख की छाती में छुपा लिया। आरोही को अपने गाल जलते हुए महसूस हो रहे थे, क्योंकि वो अभी भी उस चीज को महसूस कर पा रही थी, पर वो कर भी क्या सकती थी, वो भाग भी तो नहीं सकती थी। वही आरोही का रिएक्शन देखकर दक्ष के चेहरे की मुस्कान और बड़ी हो गई और उसने भी कसकर आरोही गले लगा लिया। वही दक्ष की दादी दूर खड़ी ये सब देख रही थी। भले ही उन्हें नहीं पता था कि दक्ष और आरोही क्या बातें कर रहे थे, लेकिन वो दक्ष के चेहरे पर खुशी साफ देख सकती थी। अपने पोते को इतना खुश देखकर वो बहुत खुश थी। जब दक्ष और आरोही बहुत देर तक वापस नहीं आए तो वो उन्हें देखने बाहर आ गए, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो अपने आंखें के सामने ये नज़ारा देखेगी। उन्होंने एक नज़र वहां खड़े नौकरों की तरफ देखा और सभी को वहां से जाने को बोला। वो नहीं चाहती थी कि दक्ष और आरोही को कोई भी डिस्टर्ब करे। एक आखिरी बार उन दोनों को देखकर वो भी वहां से चली गए। आखिर उन्हें अपने पति को भी इस बारे में बताना था। वही आरोही के इस तरह हिलने से दक्ष का खुद पर कंट्रोल करना और मुश्किल हो गया और उसने कसकर अपनी मुट्ठी बींच ली। ये पागल लड़की, क्या वो सच में चाहती है कि वो उसके साथ कुछ करे? अगर वो ऐसी तरह हिलती रही तो वो सच में खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। आखिर वो भी एक लड़का था, वो कब तक खुद को कंट्रोल कर पाता? दक्ष आरोही को अपनी काली आंखों से घूरते हुए बोला, लिटिल वाइफी, अब अगर तुम जरा भी हिली तो इसके आगे जो होगा उसकी जिम्मेदार खुद होगी। दक्ष की खुली धमकी सुनकर आरोही एकदम से शांत हो गए, लेकिन उसे बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी दक्ष से नजरें मिलने की। उसका मन कर रहा था कि धरती फट जाए और वो अभी के अभी उसमें समा जाए। उससे आज से पहले इतनी ज्यादा एम्बरासमेंट कभी महसूस नहीं हुई थी। वही दक्ष की नज़र जब आरोही के गुलाबी गाल पर गए तो उसके चेहरे पे सेहतानी मुस्कुराहट आ गए और वो आरोही की कमर पर अपने हाथ फेरते हुए बोली, लिटिल वाइफी, तुम इतना क्यों शर्मा रही है? वो तुम्हारा ही तो है, आज नहीं तो कल उसे फील करना ही है, तो इसमें इतने शर्माने वाली कौन सी बात है? वही दक्ष के मुंह से ऐसी बेशर्मों वाली बातें सुनकर आरोही की आंखें चौड़ी हो गए। उसने कभी नहीं सोचा था कि दक्ष इतना बेशर्म हो सकता है। आरोही से जब और बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने जल्दी से अपना चेहरा देख की छाती में छुपा लिया।
आरोही को अपने गाल जलते हुए महसूस हो रहे थे क्योंकि वो अभी भी उस चीज को महसूस कर पा रही थी, पर वो कर भी क्या सकती थी, वो भाग भी तो नहीं सकती थी। वही आरोही का रिएक्शन देखकर दक्ष के चेहरे की मुस्कान और बड़ी हो गई और उसने भी कसकर आरोही गले लगा लिया। वही दक्ष की दादी दूर खड़ी ये सब देख रही थी। भले ही उन्हें नहीं पता था कि दक्ष और आरोही क्या बात कर रहे थे, लेकिन वो दक्ष के चेहरे पर खुशी साफ देख सकती थी। अपने पोते को इतना खुश देखकर वो बहुत खुश थी। जब दक्ष और आरोही बहुत देर तक वापस नहीं आए तो वो उन्हें देखने बाहर आ गए, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो अपने आंखें के सामने ये नज़ारा देखेगी। उन्होंने एक नज़र वहां खड़े नौकरों की तरफ देखा और सभी को वहां से जाने को बोला। वो नहीं चाहती थी कि दक्ष और आरोही को कोई भी डिस्टर्ब करे। एक आखिरी बार उन दोनों को देखकर वो भी वहां से चली गए। आखिर उन्हें अपने पति को भी इस बारे में बताना था। दक्ष आरोही को कसकर गले लगते हुए बोला, लिटिल वाइफी आई लाइक योर रेड चीक्स। वही दक्ष की बात सुनकर आरोही के गाल और लाल हो गए और वो धीरे से दक्ष को अपने छोटे छोटे हाथों से उसकी चेस्ट पर मरते हुए बोली, हब्बी आप बहुत बुरे हो, जब देखो आप मुझे परेशान करते रहते हैं, आपको इस तरह मुझे परेशान करने में क्या मजा आता है। वही आरोही की मुंह से ऐसी बच्चों वाली शिकायत सुनकर दक्ष को बहुत हंसी आ रही थी, लेकिन ये सच था, दक्ष को आरोही को परेशान करने में बहुत मजा आता था। उसे एक अलग सा ही सुकून मिलता था। दक्ष के पास किसी चीज की कमी नहीं थी, बस कमी थी तो वो थी सुकून की। उसके पास सब कुछ था लेकिन सुकून नहीं था। लेकिन अब लगता था कि आरोही के आने से उसकी वो कमी भी पूरी हो गई थी। उसका चाहे कितना भी मूड क्यों न खराब हो, वो कितने भी गुस्से में क्यों न हो, आरोही को देखते ही उसका गुस्सा पल भर में गायब हो जाता था। वो खुद ब खुद शांत हो जाता था। ऐसा क्यों था उसे खुद नहीं पता था। आरोही उसके लिए इतनी इम्पोर्टेंट कब हो गए उसे पता ही नहीं चला। उसने सोच लिया था कि वो आरोही को कभी भी खुद से दूर जाने नहीं देगा। आरोही को अब पूरी जिंदगी उसके साथ ही रहना था, चाहे इसमें उसकी मर्जी हो या न हो। आरोही सिर्फ और सिर्फ उसकी थी, ये सोचते समय दक्ष की आंखों में उसके लिए एक अलग सा ही जुनून नजर आ रहा था। वही आरोही अगर दक्ष को इस तरह देख लेती तो पक्का डर जाती। उसे दक्ष के इस जुनून से ही तो सबसे ज्यादा डर लगता था। पिछली जिंदगी में वो दक्ष के इसी जुनून और पागलपन की वजह से उससे दूर भागती थी। वो उस समय को कभी नहीं भूल सकती थी जब दक्ष ने उसे घर में कैद कर दिया। उस समय उसे कैसा फील होता था। उसकी जिंदगी एक सोने के पिंजरे में बंद पंछी जैसी हो गई थी। उसके पास पंख तो थे पर वो उड़ नहीं सकती थी। वो कभी भी वो सब दूसरा महसूस नहीं करना चाहती थी। वो अब अपनी लाइफ खुलकर जीना चाहती थी। दक्ष ने एक नज़र आरोही की तरह देखा जो उससे एकदम चिपकी हुई थी। वो उसकी गोद में किसी बिल्ली के बच्चे की तरह लग रही थी। आरोही के इस तरह देखकर दक्ष के एक्सप्रेशंस नॉर्मल हो गए। फिर कुछ सोचकर वो उसे वैसे ही अपने गोद में लिए अंदर जाने लगा। वही दक्ष के इस तरह अचानक उठने से आरोही डर गए और उसने कस दक्ष को उसके कॉलर से पकड़ लिए। फिर इधर उधर देखते हुए जल्दी से बोली, हब्बी प्लीज मुझे नीचे उतार दीजिए। हब्बी अगर दादी ने मुझे इस तरह देख लिया तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगी। पर दक्ष ने उसकी एक नहीं सुनी और वैसे ही लेकर ऊपर चला गया क्योंकि वो लोग आज रात यही रुकने वाले थे। दक्ष जब भी ओल्ड सिंघानिया मेंशन आता तो वही रुकता था, इसलिए दक्ष की दादी ने पहले से ही उन दोनों के रुकने का इंतजाम करवा दिया था। दक्ष आरोही को वैसे ही अपने गोद में लिए अपने रूम में ले गया। आरोही को इस समय दक्ष पर बहुत तेज गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसके बोलने के बाद भी वो उसे नीचे नहीं उतर रहा था। अगर दक्ष के दादा दादी ने उसे इस तरह दक्ष की गोद में देख लिया तो पता नहीं वो उसके बारे में क्या सोचेंगे। वो नहीं चाहती थी कि उसने जो इतनी मुश्किल से दक्ष की दादी के नज़रों में अपनी अच्छी इंप्रेशन बनाई थी वो एक पल में ही खराब हो जाए। पिछली जिंदगी में उसकी गलतफहमी के वजह से उसने दक्ष की दादी को बहुत ही हर्ट किया था, इसलिए वो इस बार अपनी गलती सुधारना चाहती थी। सच में दक्ष की दादी बहुत अच्छी थी, इसलिए तो उन्होंने उसे इतने अच्छे से ट्रीट किया। ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्होंने उसे दक्ष की पत्नी के रूप में एक्सेप्ट कर लिया था। वही आरोही को इस तरह छटपटाता देख दक्ष की आंखें काली हो गए। उसे आरोही को इस तरह बार बार खुद से दूर जाने की कोशिश करता देख बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसने एक नज़र घूरकर आरोही की तरफ देखा। दक्ष के इस तरह देखने से आरोही एकदम से शांत हो गए। वो इस समय किसी डरे हुए छोटे बच्चे की तरह लग रही थी। रूम में पहुंचकर दक्ष ने उसे बेड पर फेंक दिया। दक्ष के इस तरह फेंकने से आरोही घबरा गए, पर वो खुद को संभाल पाती उससे पहले ही दक्ष उसके ऊपर आ गया और उसकी नीली आंखें में देखते में उसे किस कर लिया। वो उसे बहुत ही सॉफ्टली किस कर रहा था। दक्ष के इस तरह किस करने से आरोही पगले तो छटपटाए, फिर एकदम से शांत हो गए। आरोही की एक कमजोरी थी, जब भी दक्ष उसे इस तरह प्यार से किस करता था तो वो बेहलने लगती थी।
उस समय उसका खुद पर कोई कंट्रोल नहीं रहता था और शायद दक्ष को आरोही को इस कमजोरी के बारे में पता चल गया था। उससे अच्छे से पता था कि आरोही को कंट्रोल कैसे करना है। जब भी आरोही उससे दूर जाने की कोशिश करती थी, दक्ष उसे किस करता था। उसकी किस में एक सा पागलपन होता था जिसमें आरोही अपने को कंट्रोल नहीं कर पाती थी और खुद वो दक्ष के हवाले कर देती थी। किस के साथ साथ दक्ष के हाथ आरोही के पूरी बॉडी पर मूव कर रहे थे, जिसमें आरोही मुंह से सिसकियां निकलने लगी, लेकिन किसकी वजह से उसकी सिसकियों उसके मुंह में ही रह गए। दक्ष अपना एक हाथ आरोही के कमर पर ले गया और उसे सहलाने लगा। दक्ष के ऐसा करने से आरोही की दिल की धड़कन एकदम से तेज हो गई, उसकी पकड़ बेड पर कस गए। उसका खुद पर कंट्रोल खोता जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन उसे अब कुछ चाहिए, पर क्या उसे नहीं पता था। उसे किसी चीज की तलब हो रही थी, पर वो चीज क्या थी आरोही को नहीं पता थी, जिस वजह से वो छटपटाने लगी। वही दक्ष ये साफ देख सकता था कि आरोही खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रही है, जिसे देखकर दक्ष के चेहरे पे से हथनी मुस्कुराहट आ गए। वो आरोही के साथ ये सब जानबूझ कर रहा था। वो इतनी आसानी से आरोही को कैसे जाने दे सकता था। आखिर उसे भी तो पता चले उसके लापरवाही की वजह से अभी थोड़ी देर पहले उसे कैसा फील हो रहा था। भले ही उसने ये सब आरोही को तंग करने के लिए किया था, लेकिन आरोही को इस तरह देखकर उसकी सांसें भी तेज हो गई। आरोही इस समय बहुत ही हॉट लग रही थी। शर्म के वजह से उसके दोनों गाल गुलाबी हो गए। तेज तेज सांस लेने के वजह से उसकी चेस्ट ऊपर नीचे हो रही थी, जिसे देखकर दक्ष को अपना गला सूखता हुआ महसूस हुआ। साथ ही साथ उसकी मलखल की तरह मुलायम कमर। उसका तो क्या ही कहना, दक्ष का मन हुआ कि वो उसे काट ले। सच में आरोही हद से ज्यादा खूबसूरत थी और उसकी इस खूबसूरती पर सिर्फ उसका हक था। दक्ष बस अब आरोही को अपने अंदर महसूस करना चाहता था, पर उसे ये पता था कि वो अभी ऐसा कुछ नहीं कर सकता था। न ही अभी ये सब करने के लिए सही समय था और न ही सही जगह। दक्ष ने फिर एक गहरी सांस ली और अपना चेहरा आरोही की गर्दन में छुपा लिया और अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा। आरोही ने भी कसकर दक्ष को गले लगा लिया। आरोही को समझ रही थी कि दक्ष कैसा फील कर रहा होगा, पर वो अभी कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि वो अभी इन सब चीजों के लिए तैयार नहीं थी। इसलिए उसने हिलने की हिम्मत नहीं की। वो नहीं चाहती थी कि उसके किसी भी एक्शन के वजह से दक्ष भड़क जाए और उसके साथ कुछ ऐसा वैसे कर दे। इसलिए वो बिना हिले डुले दक्ष को गले लगाए रही। वही दक्ष आरोही की गर्दन पर किस करते हुए अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करता रहा था। ऐसे ही वो दोनों एक दूसरे को गले लगाए कब सो गई, दोनों को पता ही नहीं चला। वही दक्ष ये साफ देख सकता था कि आरोही खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रही है, जिसे देखकर दक्ष के चेहरे पे से हथनी मुस्कुराहट आ गए। वो आरोही के साथ ये सब जानबूझ कर रहा था। वो इतनी आसानी से आरोही को कैसे जाने दे सकता था। आखिर उसे भी तो पता चले उसके लापरवाही की वजह से अभी थोड़ी देर पहले उसे कैसा फील हो रहा था। भले ही उसने ये सब आरोही को तंग करने के लिए किया था, लेकिन आरोही को इस तरह देखकर उसकी सांसें भी तेज हो गई। आरोही इस समय बहुत ही हॉट लग रही थी। शर्म के वजह से उसके दोनों गाल गुलाबी हो गए। तेज तेज सांस लेने के वजह से उसकी चेस्ट ऊपर नीचे हो रही थी, जिसे देखकर दक्ष को अपना गला सूखता हुआ महसूस हुआ। साथ ही साथ उसकी मलखल की तरह मुलायम कमर। उसका तो क्या ही कहना, दक्ष का मन हुआ कि वो उसे काट ले। सच में आरोही हद से ज्यादा खूबसूरत थी और उसकी इस खूबसूरती पर सिर्फ उसका हक था। दक्ष बस अब आरोही को अपने अंदर महसूस करना चाहता था, पर उसे ये पता था कि वो अभी ऐसा कुछ नहीं कर सकता था। न ही अभी ये सब करने के लिए सही समय था और न ही सही जगह। दक्ष ने फिर एक गहरी सांस ली और अपना चेहरा आरोही की गर्दन में छुपा लिया और अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा। आरोही ने भी कसकर दक्ष को गले लगा लिया। आरोही को समझ रही थी कि दक्ष कैसा फील कर रहा होगा, पर वो अभी कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि वो अभी इन सब चीजों के लिए तैयार नहीं थी। इसलिए उसने हिलने की हिम्मत नहीं की। वो नहीं चाहती थी कि उसके किसी भी एक्शन की वजह से दक्ष भड़क जाए और उसके साथ कुछ ऐसा वैसे कर दे। इसलिए वो बिना हिले डुले दक्ष को गले लगाए रही। वही दक्ष आरोही की गर्दन पर किस करते हुए अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करता रहा था। ऐसे ही वो दोनों एक दूसरे को गले लगाए कब सो गई, दोनों को पता ही नहीं चला। अगले दिन दक्ष हाल में बैठे अपना काम कर रहा था। वही आरोही उसके बाजू बैठे अपना होमवर्क कर रही थी। दोनों बड़े ही फोकस के साथ अपना अपना काम रहे थे, जिस वजह से वहां का माहौल बहुत ही खुशमिजाज लग रहा था। रात में आरोही के साथ कुछ प्यार के पल बिताने की वजह से आज दक्ष का मूड काफी अच्छा था। रोज की तरह आज उसके आसपास उसका कोई ऑरा नहीं था। यहाँ तक कि नौकर की गलती से उसकी कॉफी गिरा देने के बावजूद भी उसने नौकर को कुछ नहीं कहा। बस अपनी लाल आंखों से उसे घूर देखा और उसे वहां से जाने को बोला। दक्ष का ये रूप देखकर नौकर जैसे वो कोई भयानक सपना देख रहा हो,
फिर वो जल्दी से वहां से भाग गया। आखिर उसे अपनी जान बहुत प्यारी थी। नौकर के वहां से जाने के बाद वंश ने सब कुछ क्लीन किया और दक्ष के बाजू में खड़ा हो गया। आजकल वंश के ख्याल बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आरोही इतनी आज्ञाकारी कब से हो गए। उसने खुद आरोही के बारे में पता किया था और ये आरोही उस आरोही से बहुत अलग थी जो उसे पता चला था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब आरोही की एक साजिश थी कि आरोही सच में ऐसी थी। फिर वो क्या था जो उसे पता चला था? आरोही की पोजीशन भी अब परिवार में काफी मजबूत हो गई थी। पहले की बात अलग थी। पहले सिर्फ दक्ष उसके साथ था, लेकिन अब लग रहा था कि दक्ष के दादा और दादी भी उसे पसंद करने लगे थे। वंश को लगा जैसे वो कुछ ज्यादा ही सोच रहा है। उसने इस सब बातों को इग्नोर किया और अपना काम करने लगा। वही आरोही जो शांति से अपना होमवर्क कर रही थी कि तभी उसकी नज़र अपने फोन स्क्रीन पर गए और उसकी आंखें छोटी हो गए। ये मॉम इस समय उसे क्यों कॉल कर रही थी? उसे अच्छे पता था कि उसकी मॉम कैसी है। वो बस जरूरत के समय ही उसे कॉल करती थी। या तो उन्हें उससे कुछ चाहिए होता था या फिर सोनाली को। शादी के बाद उन्होंने 1 या 2 बार उसे कॉल लिया था, वो भी बस उसे ये याद दिलाने के लिए कि वो दक्ष को उनके बिजनेस में मदद करने के लिए कहे। आरोही ने एक गहरी सांस ली और फिर कुछ सोचकर कॉल पिक किया, लेकिन उधर से कोई आवाज नहीं आए। आरोही ने बहुत बार हेलो कहा पर उधर से कोई आवाज नहीं आए। ये देखकर आरोही की भौहें सिकुड़ गए। ये क्या वाहियात मजाक है? वो जैसे ही कॉल कट करने हुए आरोही को कॉल के दूसरे साइड से किसी की एक जोरदार चीख सुनाई दी और कॉल कट गया। आरोही को कुछ समझ पाती उससे पहले ही कॉल कट कर गया था। आरोही ने जल्दी से कॉल बैक किया पर कॉल नहीं लगा। ये देखकर आरोही थोड़ी घबरा गए। उसके मन में एक डर ने जगह ले ली, कहीं उसकी मॉम किसी मुसीबत में तो नहीं थी। तभी उसके पास एक मैसेज आया जिसमें कहीं का एड्रेस था। आरिगी ने जल्दी से दक्ष की तरफ देखा जो उसे ही देख रहा था। दक्ष को इस तरह खुद को देखता देख आरोही ने जल्दी से अपने एक्सप्रेशंस नॉर्मल किए। उसे पता था कि अगर उसने इस बारे में दक्ष को बताया तो वो उसे कभी भी वहां जाने नहीं देता। भले ही आरोही को शक था कि ये सब किसी की चाल हो सकती है, पर वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। आखिर वो इन सब में अपनी मॉम की मुसीबत में नहीं डाल सकती थी। आरोही फिर स्माइल करते हुए बोली, हब्बी मेरी फ्रेंड का कॉल था, वो मुझे बुला रही है इसलिए मुझे जाना होगा। ये बोलकर आरोही ने जल्दी से दक्ष के होठों पर एक लाइट किस की और दक्ष का जवाब सुने बिना ही वहां से चली गए। आरोही को थोड़ा बहुत शक भी हो रहा था, पर उससे ज्यादा उसे अपनी मम्मी की फिक्र हो रही थी। भले ही वो अपनी मम्मी से कितनी भी नाराज क्यों न हो, पर वो उनसे बहुत प्यार करती थी। उन्हें कुछ हो जाए वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। आरोही ने सेफ्टी के लिए अपने डैड को भी कॉल किया पर उनका कॉल भी नहीं लगा। ये देखकर आरोही की घबराहट और बढ़ गई। आरोही को सोनाली पर भी शक हो रहा था। उसे पता था कि वो उसे नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी, पर वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। यहाँ पर किसी और की नहीं, उसकी मॉम की बात थी। 10 मिनट बाद आरोही बताए हुए एड्रेस पर पहुंची। कार से उतरकर आरोही जल्दी से अंदर गए। उन्होंने रिसेप्शनिस्ट से रूम का एड्रेस पूछा और उधर चली गई। आरोही के जाने के बाद उस रिसेप्शनिस्ट ने किसी को कॉल किया और बोली, हाँ वो आ गए हैं, आपने जैसा बोला था मैंने वैसे ही किया। तभी उधर से किसी ने कहा, गुड, तुम्हें तुम्हारा इनाम मिल जाएगा। ये बोलकर उस आदमी ने कॉल कट कर दिया। रूम के बाहर पहुंचकर आरोही इधर उधर देखने लगी। अभी वो समझने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी किसी ने उसे रूम के अंदर धक्का दे दिया। ये सब इतना अचानक हुआ कि आरोही को कुछ समझ में ही नहीं आया और जब तक आया तब तक बहुत देर चुकी थी। किसी ने रूम को बाहर से लॉक कर दिया था। ये महसूस करके वो फिर से किसी के चाल से फंस गए हैं। आरोही ने कसकर अपनी मुट्ठी भींच ली। भले ही उसने चाहे कितना भी क्यों न सोचा हो कि उसे अब दक्ष के अलावा किसी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर कहते हैं न, माँ बाप ऐसा होते हैं कि जब उन पर कोई खतरा आता है तो बच्चे चाह पर भी खुद को रोक नहीं पाते हैं। आरोही को लग रहा था कि ये किसी की चाल हो सकती है, पर फिर भी वे खुद को यहाँ आने से रोक नहीं पाए। आरोही अपने आंखें में गुस्सा लिए बोली, सोनाली अगर इन सब के पीछे तुम हुए तो मैं इस बार तुम्हारा वो हाल करूंगी कि तुम्हारी रूह भी कौप जाएगी। आरोही को लग रहा था कि इन सब के पीछे सोनाली है, क्योंकि एक सोनाली ही थी जो उसे नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। भले ही और वो बहुत से लोग थे जो उसे नापसंद करते थे, पर वो इस हद तक नहीं जा सकते थे। आरोही अभी यही सब सोच रही थी कि तभी रूम का दरवाजा खुला और एक आदमी अंदर आया। आरोही पहले तो उसे पहचान नहीं पाए, लेकिन जैसे ही उसने इस आदमी को पहचाना उसकी आंखें खौफ से फैल गए। उसके पैर अचानक से सुन पड़ गए और वो खुद को संभाल नहीं पाए और धाम के आवाज के साथ नीचे गिर गए। डर के मारे थर थर कॉप रही थी।
वही आरोही का ऐसा रिएक्शन देख उस आदमी के चेहरे पे एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई और वो आरोही की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोली, बेबी डॉल, मुझे तो लगा था कि तुम मुझे भूल गई होगी, लेकिन शायद मैं गलत था। मैं अभी भी तुम्हें याद हूँ बेबी डॉल। वही आरोही ने जैसे हो इस आदमी को अपने करीब आते देखा, वो पीछे जाते हुए अपनी कपटी आवाज में बोलो, माँ मेरे करीब मत आना, मैं बोल रही हूँ मेरे पास मत आओ। आरोही इस समय किसी पगलों की तरह बिहेव का कर रही थी। उस आदमी को देखकर आरोही ने अपने सोचने समझने की शक्ति खो दी। वही आरोही को इस तरह खुद से डरता देख उस आदमी की मुस्कुराहट और बड़ी हो गई और उसी तरह अपने कदम आरोही की तरफ बढ़ाते हुए बोली, बेबी डॉल, तुम्हें अभी भी मुझसे डर लगता है। वही उस आदमी की बात सुनकर आरोही ने कसकर अपनी आंखें मिच ली। उसे वो सब फिर से याद आने लगा जो वो अपने भयानक सपने में भी याद नहीं करना चाहती थी। वो लगभग इस आदमी के बारे में भूल ही गए थी। आरोही का दिल चीख चीख पर बस एक ही बात कह रहा था, हब्बी आप कहाँ हो? हब्बी मैं मर जाऊंगी, प्लीज मुझे यहाँ आकर जल्दी से ले जाए। आरोही बस जल्द से जल्द दक्ष के पास जाना चाहती थी। उसे अब अपने यहाँ आने के डिसीजन पर पछतावा हो रहा था। उसे अच्छे से पता था कि उसके सामने खड़ा ये इंसान एक साइको है और वो उसके साथ कुछ भी कर सकता है। आरोही ये कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि उसे दक्ष के अलावा कोई दूसरा आदमी छुए। वो मर जाएगी लेकिन कभी किसी दूसरे आदमी को खुद को हाथ लगाने नहीं देगी। कौन था वो आदमी जिसे देखकर आरोही इतना घबरा गए थी? वो आदमी आरोही को बेबी डॉल क्यों कह रहा था? क्या रिश्ता है उसका आरोही के साथ? आरोही को थोड़ा बहुत शक भी हो रहा था, पर उससे ज्यादा उसे अपनी मम्मी की फिक्र हो रही थी। भले ही वो अपनी मम्मी से कितनी भी नाराज क्यों न हो, पर वो उनसे बहुत प्यार करती थी। उन्हें कुछ हो जाए वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। आरोही ने सेफ्टी के लिए अपने डैड को भी कॉल किया, पर उनका कॉल भी नहीं लगा। ये देखकर आरोही की घबराहट और बढ़ गई। आरोही को सोनाली पर भी शक हो रहा था। उसे पता था कि वो उसे नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी, पर वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। यहाँ पर किसी और की नहीं, उसकी मॉम की बात थी। 10 मिनट बाद आरोही बताए हुए एड्रेस पर पहुंची। कार से उतरकर आरोही जल्दी से अंदर गए। उन्होंने रिसेप्शनिस्ट से रूम का एड्रेस पूछा और उधर चली गई। आरोही के जाने के बाद उस रिसेप्शनिस्ट ने किसी को कॉल किया और बोली, हाँ वो आ गए हैं। आपने जैसा बोला था मैंने वैसे ही किया। तभी उधर से किसी ने कहा, गुड, तुम्हें तुम्हारा इनाम मिल जाएगा। ये बोलकर उस आदमी ने कॉल कट कर दिया। रूम के बाहर पहुंचकर आरोही इधर उधर देखने लगी। अभी वो समझने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी किसी ने उसे रूम के अंदर धक्का दे दिया। ये सब इतना अचानक हुआ कि आरोही को कुछ समझ में ही नहीं आया, और जब तक आया तब तक बहुत देर चुकी थी। किसी ने रूम को बाहर से लॉक कर दिया था। ये महसूस करके वो फिर से किसी के चाल से फंस गए हैं। आरोही ने कसकर अपनी मुट्ठी भींच ली। भले ही उसने चाहे कितना भी क्यों न सोचा हो कि उसे अब दक्ष के अलावा किसी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर कहते हैं न माँ बाप ऐसा होते हैं कि जब उन पर कोई खतरा आता है तो बच्चे चाह पर भी खुद को रोक नहीं पाते हैं। आरोही को लग रहा था कि ये किसी की चाल हो सकती है, पर फिर भी वे खुद को यहाँ आने से रोक नहीं पाए। आरोही अपने आंखें में गुस्सा लिए बोली, सोनाली, अगर इन सब के पीछे तुम हुए तो मैं इस बार तुम्हारा वो हाल करूंगी कि तुम्हारी रूह भी कौंप जाएगी। आरोही को लग रहा था कि इन सब के पीछे सोनाली है, क्योंकि एक सोनाली ही थी जो उसे नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। भले ही और वो बहुत से लोग थे जो उसे नापसंद करते थे, पर वो इस हद तक नहीं जा सकते थे। आरोही अभी यही सब सोच रही थी कि तभी रूम का दरवाजा खुला और एक आदमी अंदर आया। आरोही पहले तो उसे पहचान नहीं पाए, लेकिन जैसे ही उसने इस आदमी को पहचाना उसकी आंखें खौफ से फैल गए। उसके पैर अचानक से सुन पड़ गए और वो खुद को संभाल नहीं पाए और धाम के आवाज के साथ नीचे गिर गए। डर के मारे थर थर कॉप रही थी। वही आरोही का ऐसा रिएक्शन देख उस आदमी के चेहरे पे एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई और वो आरोही की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोली, बेबी डॉल, मुझे तो लगा था कि तुम मुझे भूल गई होगी, लेकिन शायद मैं गलत था। मैं अभी भी तुम्हें याद हूँ बेबी डॉल। वही आरोही ने जैसे हो इस आदमी को अपने करीब आते देखा, वो पीछे जाते हुए अपनी कपटी आवाज में बोलो, माँ मेरे करीब मत आना, मैं बोल रही हूँ मेरे पास मत आओ। आरोही इस समय किसी पगलों की तरह बिहेव का कर रही थी। उस आदमी को देखकर आरोही ने अपने सोचने समझने की शक्ति खो दी। वही आरोही को इस तरह खुद से डरता देख उस आदमी की मुस्कुराहट और बड़ी हो गई और उसी तरह अपने कदम आरोही की तरफ बढ़ाते हुए बोली, बेबी डॉल, तुम्हें अभी भी मुझसे डर लगता है। वही उस आदमी की बात सुनकर आरोही ने कसकर अपनी आंखें मिच ली। उसे वो सब फिर से याद आने लगा जो वो अपने भयानक सपने में भी याद नहीं करना चाहती थी। वो लगभग इस आदमी के बारे में भूल ही गए थी। आरोही का दिल चीख चीख पर बस एक ही बात कह रहा था, हब्बी आप कहाँ हो?
हब्बी मैं मर जाऊंगी, प्लीज मुझे यहाँ आकर जल्दी से ले जाए। आरोही बस जल्द से जल्द दक्ष के पास जाना चाहती थी। उसे अब अपने यहाँ आने के डिसीजन पर पछतावा हो रहा था। उसे अच्छे से पता था कि उसके सामने खड़ा ये इंसान एक साइको है और वो उसके साथ कुछ भी कर सकता है। आरोही ये कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि उसे दक्ष के अलावा कोई दूसरा आदमी छुए। वो मर जाएगी लेकिन कभी किसी दूसरे आदमी को खुद को हाथ लगाने नहीं देगी। वो आदमी आरोही के बेहद करीब पहुंच गया था। वही उस आदमी को अपने इतने करीब देखकर आरोही घबरा गए और वहां से भागने लगी, पर वो भाग पाती उससे पहले ही उस आदमी ने आरोही के पैर को कसकर पकड़ लिया, जिससे आरोही खुद को संभाल नहीं पाई और धम से आवाज के साथ जमीन पर गिर गई। दर्द की वजह से आरोही के मुंह से एक दर्दनाक चीख निकल गए, यहाँ तक कि उसके माथे से भी खून बहने लगा, पर अभी आरोही को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो बस कैसे भी करके यहाँ से निकलना चाहती थी, वरना उसके साथ वो हो सकता था जो वो कभी भी सहन नहीं कर पाती। वही आरोही को इस तरह बार बार खुद को दूर भागता उस आदमी को गुस्सा आ गया और वो कसकर आरोही को बालों को पकड़ते हुए बेहद ही खतरनाक आवाज में बोला, बेबी डॉल तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो, तुम्हें पता है ना मुझे तुम्हारा इस तरह खुद से दूर भागना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वही उस आदमी ने बहुत कसकर आरोही के बालों को पकड़ रखा था, जिस वजह से आरोही को बहुत दर्द हो रहा था। दर्द के मारे उसकी आंखें से आंसू बह रहे थे। आरोही को इस तरह रोता देख भी उस आदमी के ऊपर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि आरोही को इस तरह देखकर उसे बहुत सुकून मिल रहा था। उसे आरोही के इमोशन से कोई लेना देना था, वो बस आरोही को अपने इतने करीब देखकर बहुत खुश था। वो आदमी बड़े ही अजीब तरीके से आरोही के गाल को टच करते हुए बोला, बेबी डॉल तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया, तुमने कितना तड़पाया है मुझे। वही उस आदमी के इस तरह टच करने आरोही को घिन आ रही थी। उसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था उसे दक्ष के अलावा कोई दूसरा आदमी छुए, वो ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकती थी। आरोही कस उस आदमी को धक्का देते हुए रोते हुए बोली, वरुण तुम ये क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते, ऊपर से मैं अब शादीशुदा हूँ, अगर मेरे पति को। आरोही अपनी बात खत्म कर पाती उससे पहले ही वरुण ने एक जोरदार तमाचा उसकी गालों को जड़ दिया और बेरहमी से उसके बालों पकड़ते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बेबी डॉल मेरे अलावा दूसरे आदमी के करीब जाने की, यहाँ की तुमने उस आदमी से शादी भी कर ली, लगाता है तुम्हारे अंदर तुम ज्यादा ही हिम्मत आ गई है बेबी डॉल। कोई बात नहीं, लेकिन अब मैं तुम्हें बताएगा, बहुत शौक है तुम्हें दूसरे आदमी के करीब जाने का, अब मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम्हारा वो सो कॉल्ड पति तुम्हें छुना तो दूर तुम्हें नजर उठाकर भी नहीं देखेगा। ये बोलकर वरुण पागलों की हंसने लगा। हा। वही वरुण की बात सुनकर आरोही की आंखें खौफ से फैल गए। वो धीरे से पीछे जाते हुए बोली, नहीं तुम मेरे कैसे कुछ नहीं कर सकते हो वरुण, मैं तुम्हारी छोटी बहन जैसी हूँ। वरुण प्लीज मुझे यहाँ से जानो से मैं किसी को भी तुम्हारे बारे में नहीं बताएगी, प्लीज मुझे छोड़ दो, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। उसके सामने खड़ा ये आदमी और कोई नहीं आरोही के बचपन का दोस्त वरुण सहगल था। वरुण आरोही के पापा के दोस्त का बैठा था, जिस वजह से वरुण का उसके घर आना जाना लगा रहता था। इन सबके बीच उन दोनों की दोस्ती हुई थी। वरुण आरोही से लगभग 10 साल बड़ा था, जिस वजह से आरोही उसे अपने बड़े भाई की तरह देखती थी। वैसे भी उसका कोई भाई नहीं था, उसे अपने भाई की कमी बहुत खलती थी और उसे वरुण के अंदर अपना भाई नजर आता था, क्योंकि वो उसे हर छोटी सी छोटी चीज में उसकी मदद करता था। किसी छोटे बच्चे की तरह उसकी हर एक चीज का ध्यान रखता था। लेकिन वरुण उसे अपनी बहन नहीं मानता था, वो तो आरोही से दीवानों की तरह प्यार करता था। धीरे धीरे उसका प्यार पागलपन में बदल गया। वो उसे लेकर इतना पगला था कि वो अपने अलावा किसी को भी आरोही के करीब आने नहीं देता था, और जो उसके करीब आता था उसे बेरहमी जान से मार देते था। उस समय आरोही बहुत छोटी थी, जिस वजह से उसे नहीं पता था कि वरुण कैसा इंसान है और उसे लेकर उसकी सोच कैसी है। वो बस वरुण में अपना भाई देखती थी। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी हुई उसे वरुण से एक अजीब सी वाइब आने लगी। पता नहीं क्यों, लेकिन उसे वरुण का अपने करीब आना पसंद नहीं था, जिस वजह से वो ज्यादातर वरुण से दूर ही रहती थी। वैसे तो उसे वरुण से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन उसका सिक्स्थ सेंस उसे वरुण से दूर रहने को कहता था। वैसे भी कहते हैं लड़कियों का सिक्स्थ सेंस बहुत ही सही होता है। आरोही जो देख नहीं पाई थी वो उसकी सिक्स्थ सेंस ने महसूस कर लिया था। वही आरोही को इस तरह दूरी बनाता देख वरुण जैसे गुस्से से पागल हो गया। गुस्से में वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया और एक दिन उसने आरोही के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। वो बस अब किसी भी हाल में आरोही को अपना बनाना चाहता था। उसने इतने लंबे समय तक आरोही का इंतजार किया था, वो उसे इतना आसानी से खुद से दूर जाने कैसे दे सकता था। वो तो उस दिन आरोही किस्मत अच्छी थी कि सही समय पर उसके पापा वहां आ गए, वरना वो सोच भी नहीं सकती थी कि उस दिन उसके साथ क्या हो सकता था।
उस दिन आरोही पूरी तरह टूट गए थी। उस दिन उसने सोच लिया था कि वो किसी पे भी भरोसा नहीं करेगी। लेकिन पिछले जन्म में आरोही बहुत ही भोली थी और नासमझ थी। इतना कुछ होने के बावजूद भी उसने सोनाली पर भरोसा किया और उसने भी उसे धोखा दिया और उसे जान से मार दिया। पिछली जिंदगी में आरोही वरुण से दोबारा नहीं मिला थी। उस दिन के बाद वो अचानक से कहीं गायब हो गया था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि इस जिंदगी में उसकी मुलाकात वरुण से होगी, वो भी इस तरह होगी। क्या होगा दक्ष का रिएक्शन जब उसे इस बारे में पता चलेगा? क्या समाये रहते हुए वो साड़ी को बचा पाएगा? उसके सामने खड़ा ये आदमी और कोई नहीं, आरोही के बचपन का दोस्त वरुण सहगल था। वरुण आरोही के पापा के दोस्त का बैठा था, जिस वजह से वरुण का उसके घर आना जाना लगा रहता था। इन सब के बीच उन दोनों की दोस्ती हुई थी। वरुण आरोही से लगभग 10 साल बड़ा था, जिस वजह से आरोही उसे अपने बड़े भाई की तरह देखती थी। वैसे भी उसका कोई भाई नहीं था, उसे अपने भाई की कमी बहुत खलती थी और उसे वरुण के अंदर अपना भाई नजर आता था, क्योंकि वो उसे हर छोटी सी छोटी चीज में उसकी मदद करता था। किसी छोटे बच्चे की तरह उसकी हर एक चीज का ध्यान रखता था। लेकिन वरुण उसे अपनी बहन नहीं मानता था। वो तो आरोही से दीवानों की तरह प्यार करता था। धीरे धीरे उसका प्यार पागलपन में बदल गया। वो उसे लेकर इतना पगला था कि वो अपने अलावा किसी को भी आरोही के करीब आने नहीं देता था, और जो उसके करीब आता था उसे बेरहमी जान से मार देते था। उस समय आरोही बहुत छोटी थी, जिस वजह से उसे नहीं पता था कि वरुण कैसा इंसान है और उसे लेकर उसकी सोच कैसी है। वो बस वरुण में अपना भाई देखती थी। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी हुई, उसे वरुण से एक अजीब सी वाइब आने लगी। पता नहीं क्यों, लेकिन उसे वरुण का अपने करीब आना पसंद नहीं था, जिस वजह से वो ज्यादातर वरुण से दूर ही रहती थी। वैसे तो उसे वरुण से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन उसका सिक्स्थ सेंस उसे वरुण से दूर रहने को कहता था। वैसे भी कहते हैं लड़कियों का सिक्स्थ सेंस बहुत ही सही होता है। आरोही जो देख नहीं पाई थी, वो उसकी सिक्स्थ सेंस ने महसूस कर लिया था। वही आरोही को इस तरह दूरी बनाता देख वरुण जैसे गुस्से से पागल हो गया। गुस्से में वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया और एक दिन उसने आरोही के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। वो बस अब किसी भी हाल में आरोही को अपना बनाना चाहता था। उसने इतने लंबे समय तक आरोही का इंतजार किया था, वो उसे इतना आसानी से खुद से दूर जाने कैसे दे सकता था। वो तो उस दिन आरोही किस्मत अच्छी थी कि सही समय पर उसके पापा वहां आ गए, वरना वो सोच भी नहीं सकती थी कि उस दिन उसके साथ क्या हो सकता था। उस दिन आरोही पूरी तरह टूट गई थी। उस दिन उसने सोच लिया था कि वो किसी पे भी भरोसा नहीं करेगी। लेकिन पिछले जन्म में आरोही बहुत ही भोली थी और नासमझ थी। इतना कुछ होने के बावजूद भी उसने सोनाली पर भरोसा किया और उसने भी उसे धोखा दिया और उसे जान से मार दिया। पिछली जिंदगी में आरोही वरुण से दोबारा नहीं मिला थी। उस दिन के बाद वो अचानक से कहीं गायब हो गया था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि इस जिंदगी में उसकी मुलाकात वरुण से होगी, वो भी इस तरह होगी। ऐसे कैसे छोड़ दूं बेबी डॉल, तुमने मुझे कितना तड़पाया है। फिर आरोही को हवस भरी नजरों से ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए बोला, कितना इंतजार किया है मैंने इस पल का बेबी डॉल, और तुम चाहती हो मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूं? बिल्कुल भी नहीं। अब तुम्हें मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता है बेबी डॉल, फिर तुम चाहकर भी मुझसे दूर नहीं जा पाओगी। ये बोलते समय वरुण के चेहरे पे एक भयानक मुस्कान थी, जैसे उसका मन कुछ भयानक चल रहा हो। वही वरुण की बात सुनकर आरोही अंदर तक कौंप गए। आरोही को जिस चीज का डर था वही हो रहा था। नहीं, कुछ भी हो जाए वो वरुण को खुद को छूने नहीं देगी। वो खुद को मार लेगी, लेकिन दक्ष के अलावा किसी दूसरे आदमी को अपने करीब आने नहीं देगी। ये उसके स्वाभिमान की बात थी। आरोही मन ही मन में रोते हुए बोली, भगवान आपको मेरा साथ ऐसा ही करना था तो आपने मुझे दूसरा मौका क्यों दिया? मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, किसी के साथ कभी कुछ गलत नहीं किया, फिर भी मुझे ये दिन दिखने को मिला, क्यों भगवान क्यों? आरोही को लग रहा था कि इससे अच्छा तो उसका रिबॉर्न होता ही नहीं, काम से काम उसे ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। आरोही ने सोच लिया था कि वो खुद की जान ले लेगी, लेकिन वरुण को अपने करीब नहीं आने देगी। वही वरुण को अपने करीब आता देख आरोही ने पास में पड़ा फ्रूट नाइफ उठा लिया और उसे वरुण की तरफ करते हुए अपनी कांपती आवाज में बोली, मेरे पास मत आना है, मैं बोल रही हूँ मेरे पास मत आना, मैं तुम्हें मार दूंगी। ये देखकर भी वरुण डरा नहीं और आरोही की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोला, बेबी डॉल देखो, ये तुम्हारे खेलने की चीज नहीं है, चलो इसे मुझे दे दो। ये बोलकर वरुण जैसे ही वो आरोही के हाथ से वो चाकू लेने को हुआ, आरोही पीछे हो गए। आरोही ने एक नज़र वरुण की तरफ देखा और फिर वो चाकू अपने गेल पे लगाते हुए बोली, देखो मैं बोल रही हूँ, अगर तुम मेरे पास आए तो मैं खुद को मार लूंगी। वही आरोही का एक्शन देखकर वरुण के कदम अपने आप रुक गए। उसने कसकर अपनी मुट्ठी भींच ली और अपने दांत पिसते हुए बोला, बेबी डॉल तुम मुझे गुस्सा दिला रही हूँ।
वरुण का सब्र अब जवाब दे चुका था। आरोही का इस तरह बार बार खुद से दूर भागता देख उसे अब किसी भी हालात में आरोही चाहिए थी। उसने सोच लिया था आज कुछ भी हो जाए वो आरोही को अपना बनाकर ही रहेगा, चाहे उसके लिए उसे किसी भी हद तक कोई न जाना पड़े। वरुण ने एक गहरी सांस ली और झटके के साथ आरोही के हाथ से वो चाकू छीन जमीन पर फेंक दिया और आरोही को उसकी कमर से पकड़ अपने करीब करते हुए बोला, अब कहाँ भगोगी बेबी डॉल, बहुत हो गया ये चूहे बिल्ली का खेल, अब मुझे तुम्हारा शिखर करने से कोई नहीं रोक सकता है। ये बोलकर वो जैसे ही आरोही को किस करने को हुआ, एक धाम के आवाज के दरवाजा खुला और दक्ष अंदर आया। उसके आस से एक भयानक ऑरा निकल रहा था। वो इस समय किसी नर्क के देवते से कम नहीं लग रहा था जो सब कुछ तबाह कर देना चाहता हो। दक्ष ने जैसे ही अपने सामने का नजारा देखा कि उसकी आंखें काली पड़ गए। वही आरोही की नज़र जैसे ही दरवाजे पर खड़े दक्ष पर गए उसकी हिम्मत जवाब दे गए और वो फुट फुट कर रोने लगी। सिर्फ वही जानती थी कि उसने इतनी देर खुद को कैसे संभाला था। वही इस तरह किसी के आने से वरुण जैसे गुस्से से पागल हो गया, पर वो कुछ बोलता उससे पहले ही दो बॉडीगार्ड्स ने उसे पकड़ लिया और लगभग घटिस्ते हुए वहां से ले जाने लगे। वरुण चिल्लाते हुए बोला, कौन तो तुम, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो, छोड़ो मुझे, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। वरुण के इस तरह चिल्लाने से भी बॉडीगार्ड्स को कोई फर्क नहीं पड़ा और वो उसी तरह उसे घटिस्ते हुए वहां से ले गए। वही वरुण के जाते ही आरोही दौड़कर दक्ष के पास आए और कस एक उसे गले लगाकर रोने लगी। वही दक्ष ने भी उसे कसकर गले लगा लिया। दक्ष ने एक नज़र वंश की तरफ देखा और दक्ष का इशारा समझकर वंश तुरंत बॉडीगार्ड्स के साथ वहां से चला गया। दक्ष ने एक नज़र आरोही की तरफ देखा जे किसी छोटे बच्चे की तरह उससे लिपटकर रो रही थी। आरोही को इस तरह देखकर दक्ष ने एक गहरी सांस ली और अपने गुस्से को शांत करने लगा। उसे पता था कि अभी उसके गुस्से से ज्यादा आरोही को शांत करना जरूरी था। उसने आरोही को अपने गोद में उठा लिया और उसे बेड की तरफ ले गया। बड़े ही ध्यान से आरोही को बेड पर ले जाने के बाद दक्ष उसके ऊपर आ गया और अपनी प्यार भरी नजरों से उसकी नीली आंखों में देखने लगा। रोने की वजह से आरोही की दोनों आंखें सूज गई थी। उसका गाल भी सूजा हुआ था, उसके सिर से खून बह रहा था। आरोही का हाल देखकर दक्ष के आंखों में खून उतर आया। उसका मन हुआ कि वो अभी के अभी उस आदमी को जान से मर दे। उसकी हिम्मत कैसे हुए आरोही के साथ ऐसा करने ली, लेकिन दक्ष ने जैसे तैसे अपने गुस्से को कंट्रोल किया। धीरे से आरोही के गालों को टच करते हुए बोला, लिटिल वाइफी क्या तुम्हें दर्द हो रहा है। ये सुनकर आरोही ने अपना सिर न में हिला दिया। सच कहे तो उसे अभी दक्ष के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। दक्ष को अपने सामने देखकर उसका सारा दर्द जैसी छूमंतर हो गया था। आरोही अपनी नीली आंखें से एकटक दक्ष को देख रही है। उसकी आंखों में कुछ तो था पर क्या दक्ष समझ नहीं पा रहा था। दक्ष अभी अपने ख्यालों में गुम ही था कि आरोही ने उसके कलर से पकड़कर उसे अपने तरफ खींचा और उसे किस कर लिया। वो उसे बहुत ही पैशनेटली किस कर रही थी। वही आरोही के इस तरह किस करने एक पल के लिए दक्ष हैरान हो गया, लेकिन वो उतनी ही जल्दी नॉर्मल भी हो गया। वो समझ रहा था कि आरोही अभी अपने होश में नहीं थी, जिस वजह से वो ऐसा बिहेव कर रही थी, वरना वो होश में होती तो वो कभी भी उसे इस तरह किस नहीं करती। वही जब आरोही ने महसूस किया कि दक्ष किस में उसका साथ नहीं दे रहा था तो वो रुक गए और अपनी आंसू भरी नजरों से दक्ष की तरफ देखने लगी। आरोही को इस तरह देखकर दक्ष को अपने अंदर कुछ टूटता हुआ महसूस हुआ। उसकी एक नज़र आरोही की नीली आंखें में देखा, फिर उसे किस कर लिया। वो उसे बहुत ही प्यार से किस कर रहा था, जैसे वो किस के थ्रू उसे बताना चाहता हो कि वो उसी के पास है, वो उसे कभी भी छोड़कर नहीं जा रहा है। आरोही को सच में ऐसा ही लग रहा था कि अब दक्ष उसे पसंद नहीं करता है। वो उसे अच्छे से जानती थी कि दक्ष उसे लेकर कितना पजेसिव है। अगर कोई उसकी तरफ आंख उठाकर भी देख ले तो वो उसकी आंखें नोच ले, और यहाँ तो किसी ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। कहीं दक्ष को ये तो नहीं लग रहा था कि अब वो उसके लायक नहीं रही, पर दक्ष को इस तरह खुद को किस करता देख आरोही को शांति मिली और भी अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाए और दक्ष को पागलों की तरह किस करने लगी। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि दक्ष वरुण के साथ क्या करेगा। वैसे भी वरुण ने जो उसके साथ किया था, दक्ष उसे जान से भी मर दे तो आरोही को फर्क नहीं पड़ता था। वैसे भी अब आरोही वो भोली लड़की नहीं थी जो आसानी से सबको माफ कर दे। आज उस इंसान ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, कल कुछ और कर सकता था। वो तो भगवान का शुक्र था कि दक्ष सही समय पर आ गया, वरना वो सोच भी नहीं सकती थी कि आज उसके साथ क्या हो सकता था। दक्ष वरुण के साथ क्या करेगा। आरोही अपनी नीली आंखें से एकटक दक्ष को देख रही है। उसकी आंखों में कुछ तो था पर क्या दक्ष समझ नहीं पा रहा था। दक्ष अभी अपने ख्यालों में गुम ही था कि आरोही ने उसके कलर से पकड़कर उसे अपने तरफ खींचा और उसे किस कर लिया। वो उसे बहुत ही पैशनेटली किस कर रही थी।
वही आरोही के इस तरह किस करने एक पल के लिए दक्ष हैरान हो गया, लेकिन वो उतनी ही जल्दी नॉर्मल भी हो गया। वो समझ रहा था कि आरोही अभी अपने होश में नहीं थी, जिस वजह से वो ऐसा बिहेव कर रही थी, वरना वो होश में होती तो वो कभी भी उसे इस तरह किस नहीं करती। वही जब आरोही ने महसूस किया कि दक्ष किस में उसका साथ नहीं दे रहा था, तो वो रुक गए और अपनी आंसू भरी नजरों से दक्ष की तरफ देखने लगी। आरोही को इस तरह देखकर दक्ष को अपने अंदर कुछ टूटता हुआ महसूस हुआ। उसकी एक नज़र आरोही की नीली आंखें में देखा, फिर उसे किस कर लिया। वो उसे बहुत ही प्यार से किस कर रहा था, जैसे वो किस के थ्रू उसे बताना चाहता हो कि वो उसी के पास है, वो उसे कभी भी छोड़कर नहीं जा रहा है। आरोही को सच में ऐसा ही लग रहा था कि अब दक्ष उसे पसंद नहीं करता है। वो उसे अच्छे से जानती थी कि दक्ष उसे लेकर कितना पजेसिव है। अगर कोई उसकी तरफ आंख उठाकर भी देख ले तो वो उसकी आंखें नोच ले, और यहाँ तो किसी ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। कहीं दक्ष को ये तो नहीं लग रहा था कि अब वो उसके लायक नहीं रही, पर दक्ष को इस तरह खुद को किस करता देख आरोही को शांति मिली और भी अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाए और दक्ष को पागलों की तरह किस करने लगी। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि दक्ष वरुण के साथ क्या करेगा, वैसे भी वरुण ने जो उसके साथ किया था, दक्ष उसे जान से भी मर दे तो आरोही को फर्क नहीं पड़ता था। वैसे भी अब आरोही वो भोली लड़की नहीं थी जो आसानी से सबको माफ कर दे। आज उस इंसान ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, कल कुछ और कर सकता था। वो तो भगवान का शुक्र था कि दक्ष सही समय पर आ गया, वरना वो सोच भी नहीं सकती थी कि आज उसके साथ क्या हो सकता था। वही आरोही बिना रुके दक्ष को किस किए जा रही थी। उसकी पकड़ दक्ष पर इतनी मजबूत थी कि जैसे उसे डर हो कि उसने अपनी पकड़ जरा भी ढीली की तो दक्ष उसे छोड़कर चला जाएगा। दक्ष भी आरोही को डर को समझ रहा था, जिस वजह से वो उसे शांत करवाने की पूरी कोशिश कर रहा था। वो जितना वो सके उसे उतने प्यार से किस कर रहा था, पर यह उसके लिए भी आसान नहीं था, क्योंकि आरोही के इतने करीब होने की वजह से उसकी बॉडी रिएक्ट कर रही थी। फिर भी उसने जैसे खुद को कंट्रोल कर रखा था। उसे पता था कि ये सब के लिए अभी समय नहीं है, और वैसे भी आरोही अपने होश में नहीं थी। दक्ष आरोही के साथ वो सब तक करना चाहता था जब आरोही उसके लिए पूरी तरह से तैयार हो। वो उसकी रूह से प्यार करता था, न कि उसके शरीर से। ऐसी ही बहुत देर आरोही को जिस करने के बाद आरोही धीरे धीरे शांत होने लगी। अब आरोही बहुत ही प्यार से उसे किस कर रही थी। थोड़ी देर बाद जब आरोही को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी तो दक्ष उसकी लिप्स को छोड़कर उसकी कॉलरबोन पर किस करने लगा। वो तब आरोही के साथ वैसा करता रहा जब तक थक आरोही सो नहीं गए। वैसे भी आज तक दिन उसके लिए बहुत ही थकान भरा था। वो मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से बुरी तरह थक गई थी, जिस वजह से दक्ष के इस तरह प्यार करने से वो जल्दी ही सो गए। दक्ष ने बड़े ही ध्यान से आरोही के छोटे चेहरे की तरफ देखा। आरोही के चेहरे पे थकान साफ नजर आ रही थी। तभी दक्ष की नजर आरोही की चोट पर गए। भले ही चोट ज्यादा गहरे नहीं थी, पर दक्ष जो आरोही के शरीर पर एक खरोच बर्दाश्त नहीं था, यहाँ तो उसके पूरे शरीर पर खरोचों के निशान थे। ये सब देखकर दक्ष की आंखें एकदम से काली पड़ गए। उसके आसपास का ऑरा एकदम से ठंडा हो गया। दक्ष के अपना फोन निकला और किसी को कॉल किया। 5 मिनट बाद एक आदमी अपने हाथ में फर्स्ट एड बॉक्स लिए अंदर आया। बिना कुछ बोले उसने वो बॉक्स वही टेबल पर रख दिया और वहां से चला गया। इन सब में उसकी नजरें नीचे ही थी। उसने एक नज़र उठाकर भी दक्ष और आरोही की तरफ नहीं देखा। हर किसी को पता था कि दक्ष आरोही को लेकर कितना पोसेसिव, और जिसको नहीं पता था आज के इंसिडेंट के बाद हो जाने वाला था। उसे पता था कि उसने गलती से भी अपने नजरें उठाई तो उसके सामने बैठे ये इंसान उसकी आंखें नोचने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगा। उस आदमी के वहां से जाने से बाद दक्ष ने वो फर्स्ट एड बॉक्स लिया और बड़े ही प्यार से आरोही की चोटों पर दवाई लगाने लगा। वो ये सब बहुत ही ध्यान से कर रहा था। वो नहीं चाहता कि उसके इस तरह करने से आरोही को जरा सी भी तकलीफ हो और उसकी नींद टूट जाए। सब कुछ हो जाने के बाद उसने एक आखिर बार आरोही की तरफ देखा, फिर उसकी लिप्स पर एक छोटी सी किस करते हुए उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर वहां से चला गया। बाहर आकर दक्ष अपने भयानक आवाज ने बोला, वो कहाँ है? दक्ष इस समय बहुत भयानक लग रहा था। दक्ष का इतना खतरनाक रूप देखकर सबने अपनी थूक निगल ली। वहीं दूसरी तरफ एक कमरे में किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई आ रही थी। वो आवाज इतनी भयानक थी कि किसी की वो आवाज सुनकर रूह कांप जाए। वो इंसान और कोई नहीं वरुण था। वरुण बस चिल्लाए जा रहा था क्योंकि वो बॉडीगार्ड्स उस पर बिना रुके कोरे बरसा रहे थे, पर उसके इस तरह चीखने चिल्लाने से भी उन बॉडीगार्ड्स के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा था, जैसे कि वो सब लोग बहरे हो। बिना किसी रहम के उन्होंने वरुण को टॉर्चर करना जारी रखा। वरुण को समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग कौन हैं और वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। उसकी तो किसी के साथ कोई दुश्मनी भी नहीं थी।
उसने याद करने की भी कोशिश की उसके साथ ऐसा कौन कर सकता है, पर उसे कुछ याद नहीं आया। वरुण तो अपने बुरे से बुरे सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ये सब उसके साथ आरोही के वजह से हो रहा था। उसे नहीं पता था कि आज उसने कितनी बड़ी गलती कर दी थी और बहुत जल्द ही ये उसकी सबसे बड़ी और आखिरी गलती साबित होने वाली थी। तभी रूम का दरवाजा खुला और दक्ष अपने भयानक ओरा के साथ अंदर आया और राजा की तरह सीधे जाके सोफे पर बैठ गया। दक्ष के अंदर आते ही रूम में एकदम से सन्नाटा छा गया। इस समय दक्ष किसी नर्क के शैतान से कम नहीं लग रहा था। किसी की इतनी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि वो सांस भी ले सके। सबको यही डर था कि उनके सांस लेने के आवाज से कहीं उनके सामने बैठे शैतान को गुस्सा आ गया तो। दक्ष ने अपनी नज़र उठाकर वरुण की तरफ देखा। दक्ष की नज़र इतनी ठंडी थी कि वरुण अंदर तक कांप गया। दक्ष ने अपने पीछे खड़े बॉडीगार्ड को कुछ इशारा किया और दक्ष का इशारा समझते ही बॉडीगार्ड्स ने दक्ष के हाथ में एक बंदूक रख दी। वही वरुण की नज़र जब उस बंदूक पर गई तो अंदर तक हिल गया। वो समझ रहा था कि उसके सामने बैठा ये इंसान कोई आम इंसान नहीं है। वो देखकर ही बता सकता था कि वो कितना पावरफुल है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था उसने इसका क्या बिगाड़ा है और वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। वरुण अपनी कांपती आवाज में बोला, को कौन हो तू? पर वो आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही उसकी दर्दनाक चीख पूरे रूम में गूंज गए क्योंकि दक्ष ने बिना किसी इमोशन के उसके हाथ पर गोली चला दी थी। दक्ष का ये सोच सोचकर खून खोल रहा था कि वरुण ने अपने इन्हीं गंदे हाथों से उसकी प्यारी लिटिल वाइफी को छुआ था और ये याद आते ही उसकी गुस्से की कोई सीमा नहीं थी। दक्ष ने फिर एक गोली चलाई जो सीधा वरुण के दूसरे हाथ के हथेली के बीचों बीच जाकर लगी। गोली लगते ही फिर एक बार वरुण की चीख पूरे रूम में गूंज गई, पर वरुण की ऐसी हालात देखकर भी दक्ष का गुस्सा शांत नहीं हुआ। वरुण दर्द के मारे जमीन पर तड़प रहा था। अपने सामने ये भयानक सीन देख सब बॉडीगार्ड्स डर के मारे थर थर कांपने लगे। दक्ष ने एक नज़र तड़पते हुए वरुण को देखा, फिर चलकर उसके पास गया। उसने वरुण की उसी गोली वाले जगह पर अपने जूते रख दिया और उसे अपने जूते से बेहरानी से कुचलने लगा। उसके ऐसा करने से फिर से पूरे रूम में वरुण की दर्द भरी चीख सुनाई दी। दक्ष अपनी भयानक आवाज में बोला, तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई मेरी लिटिल वाइफ को छूने की, जिसके ऊपर मैं किसी की एक नज़र बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुमने तो उस पे अपनी गंदी नज़र डालने की हिम्मत की है। फिर उसने अपने पीछे बॉडीगार्ड्स को कुछ इशारा किया और खुद जाके सोफे पे बैठ गया और अपने आंख बंद कर ली। वरुण को समझ ही नहीं आया कि दक्ष किस बारे में बात कर रहा है, लेकिन अब उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं बची थी कि वो दक्ष के कहने का मतलब समझ सके। दर्द के मारे उसने अपनी सारे सोचने समझने की सारी शक्ति खो दी थी। थोड़ी देर बाद उस रूम में अब बस वरुण की दर्द भरी चीख सुनाई दे रही थी। दक्ष के कान में जब जब वरुण की चीख सुनाई देती तब तब उसे बहुत सुकून मिलता। जब दक्ष को चीख सुनाई देना बंद हो गई तो उसने अपनी आंखें खोलकर उस तरफ देखा। एक बॉडीगार्ड बोला, बॉस वो मर चुका है। उद्धरण चिन्ह। ये बोलते हुए उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी। उसके ऐसे बोलने से दक्ष ने एक नज़र उस बॉडीगार्ड को देखा। दक्ष के इस तरह देखने से वो बॉडीगार्ड अंदर तक सिहर गया और डर के मारे 2 कदम पीछे हो गया। दक्ष बिना किसी इमोशन के बोला, ये सबको साफ करवा दो। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर वो वहां से चला गया। वरुण के जाते ही सबने एक राहत की सांस ली। आज के इंसिडेंट के बाद सबको ये समझ आ गया था कि उनकी लेडी बॉस उनके बॉस के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। वो एक बार अपने बॉस को नाराज कर सकते थे पर उनकी लेडी बॉस को नहीं। वही वरुण की नज़र जब उस बंदूक पर गई तो अंदर तक हिल गया। वो समझ रहा था कि उसके सामने बैठा ये इंसान कोई आम इंसान नहीं है। वो देखकर ही बता सकता था कि वो कितना पावरफुल है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था उसने इसका क्या बिगाड़ा है और वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। वरुण अपनी कांपती आवाज में बोला, को कौन हो तू? पर वो आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही उसकी दर्दनाक चीख पूरे रूम में गूंज गए क्योंकि दक्ष ने बिना किसी इमोशन के उसके हाथ पर गोली चला दी थी। दक्ष का ये सोच सोचकर खून खोल रहा था कि वरुण ने अपने इन्हीं गंदे हाथों से उसकी प्यारी लिटिल वाइफी को छुआ था और ये याद आते ही उसकी गुस्से की कोई सीमा नहीं थी। दक्ष ने फिर एक गोली चलाई जो सीधा वरुण के दूसरे हाथ के हथेली के बीचों बीच जाकर लगी। गोली लगते ही फिर एक बार वरुण की चीख पूरे रूम में गूंज गई, पर वरुण की ऐसी हालात देखकर भी दक्ष का गुस्सा शांत नहीं हुआ। वरुण दर्द के मारे जमीन पर तड़प रहा था। अपने सामने ये भयानक सीन देख सब बॉडीगार्ड्स डर के मारे थर थर कांपने लगे। दक्ष ने एक नज़र तड़पते हुए वरुण को देखा, फिर चलकर उसके पास गया। उसने वरुण की उसी गोली वाले जगह पर अपने जूते रख दिया और उसे अपने जूते से बेहरानी से कुचलने लगा। उसके ऐसा करने से फिर से पूरे रूम में वरुण की दर्द भरी चीख सुनाई दी। दक्ष अपनी भयानक आवाज में बोला,
तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई मेरी लिटिल वाइफ को छूने की, जिसके ऊपर मैं किसी की एक नज़र बर्दाश्त नहीं कर सकता, तुमने तो उस पे अपनी गंदी नज़र डालने की हिम्मत की है। फिर उसने अपने पीछे बॉडीगार्ड्स को कुछ इशारा किया और खुद जाके सोफे पे बैठ गया और अपने आंख बंद कर ली। वरुण को समझ ही नहीं आया कि दक्ष किस बारे में बात कर रहा है, लेकिन अब उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं बची थी कि वो दक्ष के कहने का मतलब समझ सके। दर्द के मारे उसने अपनी सारे सोचने समझने की सारी शक्ति खो दी थी। थोड़ी देर बाद उस रूम में अब बस वरुण की दर्द भरी चीख सुनाई दे रही थी। दक्ष के कान में जब जब वरुण की चीख सुनाई देती तब तब उसे बहुत सुकून मिलता। जब दक्ष को चीख सुनाई देना बंद हो गई तो उसने अपनी आंखें खोलकर उस तरफ देखा। एक बॉडीगार्ड बोला, बॉस वो मर चुका है। उद्धरण चिन्ह। ये बोलते हुए उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी। उसके ऐसे बोलने से दक्ष ने एक नज़र उस बॉडीगार्ड को देखा। दक्ष के इस तरह देखने से वो बॉडीगार्ड अंदर तक सिहर गया और डर के मारे 2 कदम पीछे हो गया। दक्ष बिना किसी इमोशन के बोला, ये सबको साफ करवा दो। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर वो वहां से चला गया। वरुण के जाते ही सबने एक राहत की सांस ली। आज के इंसिडेंट के बाद सबको ये समझ आ गया था कि उनकी लेडी बॉस उनके बॉस के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। वो एक बार अपने बॉस को नाराज कर सकते थे पर उनकी लेडी बॉस को नहीं। वहीं दूसरी तरफ आरोही की आंख धीरे धीरे खुलने लगी। उसने अपनी आंखें खोलकर चारों तरफ देखा। अपने आप को एक अनजान जगह पर देखकर पहले तो आरोही कंफ्यूज हो गए। उसे समझ ही नहीं आया कि वो इस समय कहाँ है, लेकिन जैसे ही उसे सब याद आया उसकी आंखें फिर से एक बार नम हो गईं। आरोही ने चारों तरफ देखा पर उसे दक्ष कहीं भी दिखाई नहीं दिया और दक्ष को अपने आसपास न देखकर आरोही घबरा गई। उसके दिल में एक डर से जगह ले ली कि कहीं दक्ष उसे छोड़कर तो नहीं चला गया। उसे अच्छे से पता था कि दक्ष को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसके अलावा कोई दूसरा आदमी उसे हाथ लगाए तो यहाँ तो किसी ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। फिर से वही सब याद आते ही आरोही के आंख से आंसू बहने लगे। हमेशा उसके साथ ही ऐसा क्यों होता था? वो जिस पे सबसे ज्यादा भरोसा करती वही इंसान उसे धोखा देता था। आरोही अभी ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसे गेट खुलने की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर आरोही ने उस तरफ देखा और दक्ष को वहां देखकर आरोही की आंखें चमक उठी। वो दौड़कर दक्ष के पास गए और बिना कुछ सोचे समझे उस पर कूद गए। वही दक्ष जो इन सब के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, वो आरोही के इस तरह उस पे कूदने से हड़बड़ा गया पर जल्दी से अपने आप को संभाल लिया और अपने एक हाथ से कसकर आरोही की कमर को पकड़ लिया, जैसे उसे डर हो कि कहीं आरोही गिर न जाए। आरोही ने भी जल्दी से अपने दोनों पैर दक्ष के कमर के चारों ओर लपेट लिए और अपना छोटा सा सिर दक्ष की छाती में छुपा लिया। ये देखकर दक्ष ने भी उसे कसकर गले लगा लिया। वो भी आरोही की हालात को अच्छे से समझ रहा था। वो समझ रहा था कि आरोही के लिए वो सब भूलना इतना आसान नहीं था, लेकिन तभी दक्ष को अपने गले पर कुछ गीला गीला फील हुआ। दक्ष ने नीचे देखा तो पाया कि क्यूट सी लिटिल वाइफी किसी बिल्ली के बच्चे की तरह उससे लिपट कर रो रही है। उसे इस तरह रोता देख दक्ष को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसकी आंखें एकदम से कली पर गई, लेकिन जैसे तैसे उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और उसने बड़े ही प्यार से आरोही के बालों में हाथ फेरते हुए बोला, क्या हुआ लिटिल वाइफी, तुम रो क्यों रही हो? आरोही ने दक्ष की बातों का कोई जवाब नहीं दिया और उसी तरह उसके गले लगे रोती रही। जब दक्ष ने देखा कि आरोही चुप नहीं हो रही है तो फिर वो उसे वैसे ही लेकर बेड की तरफ गया और बड़े ही ध्यान से उसे बेड पर लेटा दिया और खुद उसके उपाकार उसकी नीली आंखों में देखने लगा। उसके ऐसे करने से आरोही एकदम से चुप हो गए और अपनी आंसू भरी नजरों से दक्ष की तरफ देखने लगी। दक्ष ने पहले आरोही के दोनों आंखों को चूमा और बोला, ये आखिरी बार है लिटिल वाइफी जब मैंने तुम्हारे आंख में आंसू देखे हैं। आज के बाद मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देखना चाहता हूँ। ये सब दक्ष ने अपनी गुस्से भरी टोन में कहा था, जिसे सुनकर आरोही एकदम डर गई और किसी आज्ञाकारी बच्चे की तरह अपना छोटा सा सिर बस हाँ में हिला दिया। जब दक्ष ने देखा कि आरोही उससे डर रही है तो उसने एक गहरी सांस ली और अपने आप को शांत किया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि आरोही उससे डरे। वो तो आरोही के आंख में आंसू देखकर उसे गुस्सा आ गया था, क्योंकि वो आरोही को रोते हुए नहीं देख सकता था और जब ये आंसू किसी दूसरे आदमी की वजह से हो तब तो बिल्कुल भी नहीं। दक्ष का बस चलाता वो वरुण को एक और बार जान से मार देता, पर अब वो मर चुका था, इसलिए दक्ष कुछ नहीं कर सकता था सिवाय अपने गुस्से को शांत करने के अलावा। दक्ष का मानना था कि आरोही सिर्फ और सिर्फ उसकी है, तो उसकी हर एक चीज पर सिर्फ और सिर्फ उसका हक है, चाहे वो उसके आंसू ही क्यों न हो। सिर्फ वो ही था जो आरोही को रुला सकता है और कोई नहीं, और अगर किसी ने भी आरोही को हक किया तो उसका अंजाम भी वरुण की तरह ही दर्दनाक होगा। इससे साफ साफ पता चल रहा था कि दक्ष को लेकर कितना पागल था।
अब किसी ने आरोही को तकलीफ पहुंचाई तो उसका साफ मतलब ये था कि वो सीधी सीधी दक्ष सिंघानिया से पंगा ले रहा है, और दक्ष सिंघानिया से पंगा लेना सीधा सीधा अपने मौत को दावत देने के बराबर था। दक्ष ने कसकर आरोही को गले लगा लिया। आरोही ने अपने दोनों हाथ दक्ष ने कमर के चारों ओर लपेट लिए। दक्ष को अपने इतने करीब देखकर आरोही को बहुत अच्छा लग रहा था। वो अपने आप को बहुत सेफ फील कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि दक्ष के होते हुए उसके साथ कुछ गलत नहीं हो सकता है, और ये सच भी था। दक्ष के होते हुए कोई उसे चोट नहीं पहुंचा सकता था। दक्ष ने एक नज़र आरोही की तरफ, जो उसे ही अपनी घनी पलकें झपका कर देख रही थी। दक्ष को इस समय आरोही बहुत प्यारी लग रही थी। फिर उसने उसे माथे पे एक किस किया। उसके ऐसे करने से आरोही की आंखें अपने आप बंद हो गई। दक्ष ने फिर आरोही को दोनों आंखों को चूमा, फिर उसके दोनों गालों को, ऐसे ही वो आरोही के पूरे फेस को चूमने लगा। उसके ऐसे करने से आरोही का पूरा चेहरा गुलाबी हो गया, जिससे वो और भी खूबसूरत लग रही थी। तभी दक्ष की नज़र आरोही के गुलाबी होठों पर गए। आरोही को होठ इस समय किसी गुलाब की पंखुड़ियों की तरह लग रहे थे। ऊपर से दक्ष के इस तरह किस करने से आरोही के होठ कांप रहे थे, जिससे वो और अट्रैक्टिव लग रहे थे। आरोही को इस तरह देखकर दक्ष का अपना गला सूखता हुआ महसूस हुआ। वो धीरे धीरे अपना कंट्रोल खोने लगा, और जब दक्ष से और बर्दाश्त नहीं हुआ तो बिना एक पल का वक्त गवाए उसने अपने सख्त होठ आरोही के मुलायम होठों पर रख दिया और उसे किस करने लगा। दक्ष के इस तरह किस करने से आरोही की पकड़ उस पर कस गए। दक्ष आरोही को इस तरह किस कर रहा था जैसे वो कितने दिनों का प्यासा हो और आज जाके उसे अपनी प्यास बुझाने का मौका मिला हो। दक्ष आरोही की खुशबू से मदहोश होते जा रहा था। वो पूरी तरह अपना होश खो चुका था। समय के साथ साथ दक्ष की किस इंटेंस हो गए। आरोही को ऐसा लग रहा था कि जैसे दक्ष उसे पूरा का पूरा निगल जाना चाहता हो। फिर जब आरोही को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी तो वो दक्ष को खुद से दूर करने लगी, पर दक्ष का उस पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि उसने कसकर आरोही के दोनों हाथों को पकड़ लिया और उसे वैसे ही किस करता रहा। आरोही को तो ऐसा लग रहा था कि आज वो दम घुटने की वजह से मर जाएंगी। तभी दक्ष ने देखा कि सांस न लेने की वजह से आरोही छटपटा रही है, तो उसने उसे किस करना छोड़ दिया। उसके छोड़ते ही आरोही जोर जोर से सांस लेने लगी। आरोही को इस तरह देखकर बोला दक्ष के चेहरे पे एक छोटी सी मुस्कान आ गई और वो आरोही के लाल होठों को टच करते हुए अपनी सेडिक्टिव आवाज में बोला, लिटिल वाइफी सांस तो लो, लगता है तुम्हें अभी तक किस करना नहीं आया, लगता है मुझे अपना डोज बढ़ना पड़ेगा। दक्ष के मुंह से ऐसी बेशर्मी वाली बात सुनकर आरोही के गाल शर्म से लाल गए। उसने जल्दी से अपना छोटा सा सिर दक्ष की छाती में छुपा लिया। आरोही का रिएक्शन देखकर दक्ष की स्माइल और बड़ी हो गई और उसने भी आरोही को कसकर गले लगा लिया। दक्ष ने कसकर आरोही को गले लगा लिया। आरोही ने अपने दोनों हाथ दक्ष ने कमर के चारों ओर लपेट लिए। दक्ष को अपने इतने करीब देखकर आरोही को बहुत अच्छा लग रहा था। वो अपने आप को बहुत सेफ फील कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि दक्ष के होते हुए उसके साथ कुछ गलत नहीं हो सकता है, और ये सच भी था। दक्ष के होते हुए कोई उसे चोट नहीं पहुंचा सकता था। दक्ष ने एक नज़र आरोही की तरफ, जो उसे ही अपनी घनी पलकें झपका कर देख रही थी। दक्ष को इस समय आरोही बहुत प्यारी लग रही थी। फिर उसने उसे माथे पे एक किस किया। उसके ऐसे करने से आरोही की आंखें अपने आप बंद हो गई। दक्ष ने फिर आरोही को दोनों आंखों को चूमा, फिर उसके दोनों गालों को, ऐसे ही वो आरोही के पूरे फेस को चूमने लगा। उसके ऐसे करने से आरोही का पूरा चेहरा गुलाबी हो गया, जिससे वो और भी खूबसूरत लग रही थी। तभी दक्ष की नज़र आरोही के गुलाबी होठों पर गए। आरोही को होठ इस समय किसी गुलाब की पंखुड़ियों की तरह लग रहे थे। ऊपर से दक्ष के इस तरह किस करने से आरोही के होठ कांप रहे थे, जिससे वो और अट्रैक्टिव लग रहे थे। आरोही को इस तरह देखकर दक्ष का अपना गला सूखता हुआ महसूस हुआ। वो धीरे धीरे अपना कंट्रोल खोने लगा, और जब दक्ष से और बर्दाश्त नहीं हुआ तो बिना एक पल का वक्त गवाए उसने अपने सख्त होठ आरोही के मुलायम होठों पर रख दिया और उसे किस करने लगा। दक्ष के इस तरह किस करने से आरोही की पकड़ उस पर कस गए। दक्ष आरोही को इस तरह किस कर रहा था जैसे वो कितने दिनों का प्यासा हो और आज जाके उसे अपनी प्यास बुझाने का मौका मिला हो। दक्ष आरोही की खुशबू से मदहोश होते जा रहा था। वो पूरी तरह अपना होश खो चुका था। समय के साथ साथ दक्ष की किस इंटेंस हो गए। आरोही को ऐसा लग रहा था कि जैसे दक्ष उसे पूरा का पूरा निगल जाना चाहता हो। फिर जब आरोही को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी तो वो दक्ष को खुद से दूर करने लगी, पर दक्ष का उस पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि उसने कसकर आरोही के दोनों हाथों को पकड़ लिया और उसे वैसे ही किस करता रहा। आरोही को तो ऐसा लग रहा था कि आज वो दम घुटने की वजह से मर जाएंगी। तभी दक्ष ने देखा कि सांस न लेने की वजह से आरोही छटपटा रही है, तो उसने उसे किस करना छोड़ दिया।
उसके छोड़ते ही आरोही जोर जोर से सांस लेने लगी। आरोही को इस तरह देखकर बोला दक्ष के चेहरे पे एक छोटी सी मुस्कान आ गई और वो आरोही के लाल होठों को टच करते हुए अपनी सेडिक्टिव आवाज में बोला, लिटिल वाइफी सांस तो लो, लगता है तुम्हें अभी तक किस करना नहीं आया, लगता है मुझे अपना डोज बढ़ना पड़ेगा। दक्ष के मुंह से ऐसी बेशर्मी वाली बात सुनकर आरोही के गाल शर्म से लाल गए। उसने जल्दी से अपना छोटा सा सिर दक्ष की छाती में छुपा लिया। आरोही का रिएक्शन देखकर दक्ष की स्माइल और बड़ी हो गई और उसने भी आरोही को कसकर गले लगा लिया। एक हफ्ते बाद, रात का समय, सनशाइन इंटरनेशनल कॉलेज, एक लग्जरियस कार कॉलेज के बाहर आकर रुकी। वंश पीछे देखते हुए बोला, आरोही हम पहुंच गए। ये बोलकर वो जल्दी से कार से बाहर आया और आरोही के साइड का दरवाजा खोला। आरोही ने अपने हाथ में स्कूल बैग पकड़ रखी थी। वो कार से बाहर आए, उसका छोटा चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था। वंश ने आरोही की तरफ देखा, उसने अपना खोला जैसे वो कुछ बोलना चाहता हो, लेकिन वो चुप रहा। उसने आरोही से कुछ नहीं कहा। आरोही ने जाती हुए कार की तरफ देखा और वो एक बार फिर उदास हो गई। वो यहाँ नहीं आना चाहती थी, लेकिन दक्ष ने उसे जबरदस्ती यहाँ भेजा था। दक्ष को किसी जरूरी काम के वजह से आउट ऑफ इंडिया जाना पड़ा था और वरुण के साथ हुए इंसिडेंट्स के वजह से वो आरोही को घर में अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। आरोही अकेले रहती तो उसे फिर से वही सब याद आता जो दक्ष बिल्कुल भी नहीं चाहता था, जिस वजह से उसने आरोही से कहा कि वो कुछ दिनों के लिए अपने पेरेंट्स के घर चले जाए। पर आरोही ने साफ मना कर दिया। आरोही उस घर में दोबारा वापस नहीं जाना चाहती, उसे वहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। दक्ष को ये सुनकर कोई हैरानी नहीं हुई। वो इतने दिनों में ये तो जान गया था कि आरोही और उसके पेरेंट्स के बीच का रिश्ता कुछ ठीक नहीं है, इसलिए फिर उसने भी आरोही को ज्यादा फोर्स नहीं किया। लेकिन वो आरोही को इस तरह घर में अकेला भी तो नहीं छोड़ सकता था, जिस वजह से उसने आरोही को डॉर्मेट्री भेज दिया। जब तक वो वापस नहीं आ जाएगा आरोही वही रहेगी। पर आरोही वही मैंशन में रहना चाहती थी, उसे वहां रहना अच्छा लगता था। पर दक्ष का मूड खराब होता देख आरोही ने फिर आगे कुछ नहीं कहा। वैसे भी दक्ष कौन सा उसकी बात मान जाता, लेकिन वो इस तरह दक्ष के दूर जाने से दुखी भी थी। थोड़ी देर वही खड़े रहने के बाद आरोही धीरे से चलाकर कॉलेज के अंदर गए। वो एकदम से हॉस्टल में वापस नहीं गए, वो वही कॉलेज में बने एक छोटे से बेंच पर बैठ गए। ठंडी हवाएं चल रही थी जो उसके चेहरे पे पड़ रही थी, जिससे उसे थोड़ा बेटर फील हुआ। आरोही को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो वहां बेंच पर बैठी थी। लेकिन तभी उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। एक लड़का गुस्से में चिल्ला रहा था और किसी को भला बुरा कह रहा था। वो लड़का चलकर आरोही के पास आया और आरोही के पीछे वाली बेंच में बैठ गया। यू राकेश, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं एजुकेशन ब्यूरो में स्टूडेंट पर अत्याचार करने का तुम पर कैश करूंगा, यू साइको टीचर। वहां का माहौल एकदम शांत था, जिस वजह से आरोही उस लड़के के सारी बातें आराम से सुन सकती थी। उस आवाज सुनकर आरोही पहचान कि वो लड़का और कोई नहीं ध्रुव था, जिसने उस पर प्रैंक करने के लिए दरवाजे के ऊपर गंदे पानी की बाल्टी रखी थी। ऐसा लगता था कि हिंदी टीचर ने उसे खूब टॉर्चर किया था। हिंदी टीचर ने सच में उसे निराश नहीं किया, यहाँ तक कि उसने ध्रुव को वीकेंड पे जाने की अनुमति नहीं दी। आरोही जहाँ बैठी थी वहाँ थोड़ा अंधेरा था, जिस वजह से ध्रुव की नज़र वहाँ बैठी आरोही पर नहीं गई। हालांकि आरोही चांद की रोशनी के नीचे ध्रुव के मुरझाए चेहरे को साफ देख सकती थी। कई रातों तक ठीक से न सोने की वजह से उसके आंखें के नीचे दो काले घेरे बन गए थे। उसके एक हाथ में बियर की कैन थी तो दूसरे हाथ में तोड़े मरोड़े हुए हिंदी के एग्जाम के पेपर्स, जिसे वो अपने पैरों से बेरहमी से कुचल रहा था। ध्रुव गुस्से से उस पेपर को पैरों से कुचलते हुए बोला, आरोही बदसूरत लड़की, उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। आज मेरी जो भी हालात है उसकी जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ वो है। अगर मैंने तुमसे इन सब का बदला नहीं लिया तो मेरा नाम भी ध्रुव नहीं। ये बोलकर ध्रुव ने गुस्से में उस बियर की कैन को जमीन पर फेंक दिया। उसका चेहरा इस समय गुस्से से तमतमा रहा था। ध्रुव की मुंह से अपने लिए ऐसी बेटे सुनकर आरोही का चेहरा उतर गया। इसमें उसकी क्या गलती थी? किसने कहा था उसे उसके साथ प्रैंक करने को? बस इसलिए कि वो उसकी जाल में नहीं फंसी और उसका प्रैंक उस पर ही भारी पड़ गया। ये सब उसकी गलती है। ये ध्रुव कॉलेज में सबको परेशान करता था। उसके पिता के कॉलेज के ट्रस्टी होने की वजह से वो आए दिन किसी न किसी बच्चों को परेशान करता ही रहता था। बच्चों को ध्रुव पर गुस्सा तो बहुत आता था, पर उसके पावरफुल इन्फ्लुएंस होने की वजह से कुछ नहीं कर सकते थे सिवाय अपने गुस्से का घुट पिलाने के अलावा। यहाँ तक कि टीचर भी उसे कुछ नहीं कहते थे। बस इस बार उसकी किस्मत खराब थी जो उसका सामना राकेश सर सा हुआ था, जो बहुत हठी थे। अगर उनकी जगह कोई और होता तो सिर्फ उस पर गुस्सा करके उसे छोड़ देते। आरोही, तुमने मेरे साथ खेल खेलने की कोशिश की है, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। देखते हैं तब भी तुम इसी तरह रिएक्ट करोगी। पता नहीं उस बदसूरत लड़की को किस बात का घमंड है। ध्रुव के इस तरह बार बार उसे बदसूरत कहता देख आरोही की आंखें छोटे हो गए।
वो बार बार बस एक ही बात दोहराए जा रहा था और उसे भला बुरा कह रहा था, जिस वजह से आरोही और अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए और बोली, ध्रुव तुम्हें नहीं लगता है तुम्हें कुछ ज्यादा ही गलतफहमी है? तुम अपने ही चाल में फंस गए और राकेश सर के हाथ लग गए, उसमें मेरी क्या गलती है? इस तरह अचानक से किसी की आवाज सुनकर ध्रुव डर गया और लगभग बेंच से नीचे गिर गया। ध्रुव ने जैसे तैसे खुद को संभाला और खड़ा हुआ और उस तरफ देखा जहां से आवाज आई। वो आरोही को साफ साफ नहीं देख पा रहा था, पर उसने उसकी आवाज पहचान ली थी और जैसे ही उसे समझ आया कि उसने सामने बैठा ये इंसान कौन है, उसके एक्सप्रेशन एकदम से बदसूरत हो गए। इसमें कोई अचरज नहीं कि आरोही इतनी देर तक बाहर क्यों नहीं आए। ध्रुव गुस्से से आरोही की तरफ देखते हुए बोला, बदसूरत लड़की, तुम्हारी इस तरह बोलने की हिम्मत कैसे हुए? अगर तुम उस दिन समय से क्लास में आ जाती तो आज मेरा साथ ये सब नहीं हो रहा होता। मैं बता रहा हूँ, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जब तक मैं उस कॉलेज में हूँ तुम शांति से जीने के बारे में सोचना भी मत। मैं तुम्हारा वो हाल करूँगा कि तुम्हारी रूह भी कौंप जाएगी। वही ध्रुव की वही बातें सुनकर आरोही को अब बोरियत होने लगी थी। वैसे भी उसका अभी ध्रुव से झगड़ा करने का कोई मूड नहीं था। आरोही बिना कुछ बोले ध्रुव को इग्नोर करते हुए वहां से जाने लगी। वही आरोही को इस तरह खुद को इग्नोर कर वहां से जाता देख ध्रुव का गुस्सा भड़क उठा। उसने जल्दी से आरोही का हाथ पकड़ लिया। है, तुम कहाँ जा रही हो? मैंने तुम्हें यहाँ से जाने की अनुमति दी है। ये बोलकर जैसे ही ध्रुव ने आरोही के चेहरे की तरफ देखा उसकी आंखें खुली की खुली रह गए। क्या आरोही की असलियत ध्रुव के सामने आ जाए? आई नो कि मैं अभी बड़े चैप्टर्स नहीं लिखा पा रही है। वो घर में दिवाली की सफाई चल रही है जिस वजह से मुझे लिखने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है। फिर भी मेरे से जितना हुआ मैंने ट्राई किया। आई होप कि आप मेरी तकलीफ समझोगे। मुझे पता है कि आपको न्यू चैप्टर्स का इंतजार रहता है, इसलिए मैं जितना देख पाए मैंने लिख दिया। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन मेरी नॉवेल को इतना सारा प्यार देने के लिए। ये ध्रुव कॉलेज में सबको परेशान करता था। उसके पिता के कॉलेज के ट्रस्टी होने की वजह से वो आए दिन किसी न किसी बच्चों को परेशान करता ही रहता था। बच्चों को ध्रुव पर गुस्सा तो बहुत आता था, पर उसके पावरफुल इन्फ्लुएंस होने की वजह से कुछ नहीं कर सकते थे सिवाय अपने गुस्से का घुट पिलाने के अलावा। यहाँ तक कि टीचर भी उसे कुछ नहीं कहते थे। बस इस बार उसकी किस्मत खराब थी। जो उसका सामना राकेश सर सा हुआ था, जो बहुत हठी थे। अगर उनकी जगह कोई और होता तो सिर्फ उस पर गुस्सा करके उसे छोड़ देते। आरोही, तुमने मेरे साथ खेल खेलने की कोशिश की है। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। देखते हैं तब भी तुम इसी तरह रिएक्ट करोगी। पता नहीं उस बदसूरत लड़की को किस बात का घमंड है। ध्रुव के इस तरह बार बार उसे बदसूरत कहता देख आरोही की आंखें छोटे हो गए। वो बार बार बस एक ही बात दोहराए जा रहा था और उसे भला बुरा कह रहा था, जिस वजह से आरोही और अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए और बोली, ध्रुव तुम्हें नहीं लगता है तुम्हें कुछ ज्यादा ही गलतफहमी है? तुम अपने ही चाल में फंस गए और राकेश सर के हाथ लग गए, उसमें मेरी क्या गलती है? इस तरह अचानक से किसी की आवाज सुनकर ध्रुव डर गया और लगभग बेंच से नीचे गिर गया। ध्रुव ने जैसे तैसे खुद को संभाला और खड़ा हुआ और उस तरफ देखा जहां से आवाज आई। वो आरोही को साफ साफ नहीं देख पा रहा था, पर उसने उसकी आवाज पहचान ली थी और जैसे ही उसे समझ आया कि उसने सामने बैठा ये इंसान कौन है, उसके एक्सप्रेशन एकदम से बदसूरत हो गए। इसमें कोई अचरज नहीं कि आरोही इतनी देर तक बाहर क्यों नहीं आए। ध्रुव गुस्से से आरोही की तरफ देखते हुए बोला, बदसूरत लड़की, तुम्हारी इस तरह बोलने की हिम्मत कैसे हुए? अगर तुम उस दिन समय से क्लास में आ जाती तो आज मेरा साथ ये सब नहीं हो रहा होता। मैं बता रहा हूँ, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जब तक मैं उस कॉलेज में हूँ तुम शांति से जीने के बारे में सोचना भी मत। मैं तुम्हारा वो हाल करूँगा कि तुम्हारी रूह भी कौंप जाएगी। वही ध्रुव की वही बातें सुनकर आरोही को अब बोरियत होने लगी थी। वैसे भी उसका अभी ध्रुव से झगड़ा करने का कोई मूड नहीं था। आरोही बिना कुछ बोले ध्रुव को इग्नोर करते हुए वहां से जाने लगी। वही आरोही को इस तरह खुद को इग्नोर कर वहां से जाता देख ध्रुव का गुस्सा भड़क उठा। उसने जल्दी से आरोही का हाथ पकड़ लिया। है, तुम कहाँ जा रही हो? मैंने तुम्हें यहाँ से जाने की अनुमति दी है। ये बोलकर जैसे ही ध्रुव ने आरोही के चेहरे की तरफ देखा उसकी आंखें खुली की खुली रह गए। ध्रुव की आंखों के सामने जो लड़की थी उसने पिंक कलर की बहुत ही क्यूट सी फ्रॉक पहन रखी थी। उसके काले घने बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी स्किन बर्फ की तरह सफेद थी। चंद की रोशनी उसके सुंदर चेहरे पे पड़ रही थी जिससे वो और भी चमकदार लग रही थी। इन सब के साथ उसकी नीली आंखें उसे अलग ही खूबसूरत बना रही थी। अपने सामने इतनी खूबसूरत लड़की को देखकर ध्रुव की धड़कन एकदम से तेज हो गई। उसके सामने जो लड़की खड़ी थी वो आसमान से उतरी परी से कम नहीं लग रही थी। ध्रुव जब भी आरोही से मिलता था तो उसके एक्सप्रेशन ऐसे ही हैरानी भरे होते थे। आरोही को उसके ऐसे एक्सप्रेशन देखने की आदत थी, पर आज ध्रुव के एक्सप्रेशन में कुछ अलग था। ध्रुव काफी हैरान लग रहा था, जैसे उसने अपने सामने कोई भूत देख लिया हो, मगर फिर उसका चेहरा अचानक से लाल पड़ गया।
आरोही के देखकर उसका पूरी शरीर झंझना गया, जैसे उसे कोई बिजली का झटका लगा हो। आरोही को देखकर उसे बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी, साथ ही साथ वो थोड़ा नर्वस भी फील कर रहा था। फिर वो हकलाते हुए बोला, तुम आरोही हो? ध्रुव का इस तरह का एक्सप्रेशन देखकर आरोही की भौहें सिकुड़ गए। ये ध्रुव को क्या हुआ? वो इतना अजीब रिएक्ट क्यों कर रहा था और वो उसे देखकर इतना शर्मा क्यों रहा है? क्या उसके चेहरे पे कुछ लगा हुआ है? आरोही ने हाथों से अपने चेहरे को छुआ और उसे याद आया कि वो दक्ष के इस तरह जाने से दुखी थी। उसका ध्यान इस बात पर गया ही नहीं और वो बिना मेकअप किए ही यहाँ आ गए। वो बिना मेकअप के अपने क्लासमेट को डरा सकती थी। अब जब ध्रुव ने उसे इस तरह देख ही लिया तो आरोही ने उसे मना नहीं किया। आरोही मुस्कुराते हुए बोली, सॉरी, आज मैंने तुम्हें डराने से लिए कोई मेकअप नहीं किया। ये बोलकर वो मुड़ी और ध्रुव का जवाब सुने बिना ही वहां से चली गई। आरोही के वहां से जाने के बाद भी ध्रुव वहां से 1 इंच भी नहीं हिला। वो ऐसे वहां खड़ा था जैसे उसने अभी अभी कोई भयानक सपना देखा हो। ये क्या हो रहा था? ये लड़की तो सोनाली से भी ज्यादा सुंदर थी। क्या उसने अभी अभी जिस लड़की को देखा तो वही बदसूरत लड़की थी? ऐसा कैसे हो सकता था? ध्रुव वही सब सोचते हुए वापस अपनी डॉर्मेट्री में चला गया। ध्रुव अभी भी सपने में ही लग रहा था। वो जैसे ही रूम में वापस आया, उसका रूममेट जिसका नाम शुभम था वो बोला, ध्रुव तुम वापस आ गई। लेकिन आकाश ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। वो सीधा अपने बेड की तरफ गया और बेड बैठ गया। ध्रुव को इस तरह देखकर अब उसके रूममेट को उसकी चिंता होने रही थी। शुभम फिर से बोला, ध्रुव तुम ठीक तो हो ना? पर ध्रुव ने फिर भी कुछ नहीं कहा। तभी दूसरा लड़का बोला, ये राकेश सर तो बहुत बुरे हैं। उनके ऊपर बस एक बाल्टी पानी डालने पर वो तुम्हें इस तरह टॉर्चर कैसे कर सकते हैं? देखो उसके वजह से ध्रुव की कैसी हालात हो गई थी। सच में ये सब उस बदसूरत लड़की के वजह से हो रहा था। तुम चिंता मत करो ध्रुव, मैं तुम्हारा बदला उस बदसूरत लड़की से जरूर लूंगा। वो ऐसे ही आरोही के भला बुरा कह रहे थे, लेकिन उन्होंने नोटिस की कुछ अजीब था। जैसे ही ध्रुव ने उनके मुंह से आरोही का नाम सुना, उसके एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो गई। ध्रुव खुद में ही बड़बड़ाते हुए बोला, नहीं ऐसा कैसे हो सकता है? वो इतनी सुंदर कैसे हो सकती है? वो सच में काफी सुंदर है। ध्रुव को देखकर कहीं से भी नहीं लग रहा था कि उसकी ये हालात राकेश सर के टॉर्चर के वजह से हुए थी, बल्कि वो उस टीनेज लड़के की तरह लग रहा था जिसे पहली ही नज़र में किसी से प्यार हो गया हो। ध्रुव ने अभी तक उनकी बातें नहीं सुनी थी। वो किस बारे में बात कर रहे थे उसका सारा ध्यान तो आरोही की तरफ था। तभी उसकी नज़र अपने हाथ में लगे नाखून के निशान पर गए। ये शायद उस समय उसे लगा था जब उसने हड़बड़ी में आरोही का हाथ पकड़ लिया था। आरोही को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि दक्ष के अलावा उसे कोई भी हाथ लगाए, और वरुण के इंसिडेंट्स के बाद से उसे इससे और प्रॉब्लम होने लगी थी, जिस वजह से उसने उसी समय ध्रुव को हाथ झटक दिया था। शायद तभी आरोही के नाखून उसे चुभ गए थे। उस निशान को देखकर ध्रुव अपने होश में आया। इसका मतलब वो कोई सपना नहीं था, वो लड़की सच में आरोही थी। आरोही का चेहरा बदसूरत नहीं था, बल्कि वो काफी सुंदर थी। आरोही वहां से निकालकर सीधे अपने डॉर्मेट्री में चली गई। उसने उस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। वैसे भी दूसरे कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम में ज्यादा समय नहीं बचा था, तो उसे इन बच्चों वाले खेल पर अपना समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं थी। अगली सुबह आरोही अपने पुराने अवतार में वापस आ गई और वो डॉर्मेट्री से निकलकर सीधे अपने क्लास में चली गई। जैसे ही उसने क्लास में कदम रखा, शोर शराबे से भरा क्लासरूम एकदम से शांत हो गया। आरोही को देखते ही सबकी आंखें चमक उठी। सबको इस तरह खुद को देखता देख आरोही की आंखें छोटी हो गई। क्या उन्हें सच में लगता था कि वो कोई बेवकूफ़ थी जिसे कुछ भी समझ नहीं आएगा? ठीक है, वो पिछली जिंदगी में एक बेवकूफ़ थी, पर इस जिंदगी में उसे इतनी आसानी से बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता था। आरोही ने ऐसा दिखाया कि उसे कुछ समझ नहीं आया और वो चलकर अपनी सीट के पास गए। एक नज़र देखते ही वो समझ गए कि उसकी चेयर के साथ कुछ गड़बड़ है, उस पर कुछ लगा हुआ था। अगर वो उसे ध्यान से नहीं देखती तो वो सीधी उस पर बैठ जाती। आरोही ने उसे ध्यान से देखा और वो समझ गए कि ये एक ड्यू है। अगर वो उस पर बैठ जाती तो उसकी ड्रेस उस पर चिपक जाती, फिर उसे पूरी क्लास के सामने शर्मिंदा होना पड़ता। आरोही ने एक नज़र कार्तिक की तरफ देखा, जो हमेशा की तरह बेंच पर अपना सिर रखे लेटा हुआ था। आरोही ने जैसे ही बैठने के लिए चेयर खींची, वैसे ही कोई लड़का दौड़कर उसके पास आया और उसने उसे साइड में धक्का दे दिया और चेयर को आगे की तरफ खींच लिया। जैसे ही धूप की रोशनी इस चेयर पर पड़ी, सबको चेयर पर लगी ग्लू साफ नजर आने लगी। कार्तिक जो सो रहा था, इतनी आवाज सुनकर उसकी नींद टूट गए। उसने डिससेटिस्फाई लुक के साथ आरोही और ध्रुव की तरफ देखा और फिर उसने चेयर की तरफ देखा और उसकी भौहें सिकुड़ गए। आरोही ने कार्तिक के एक्सप्रेशन को नोटिस नहीं किया। उसका पूरा ध्यान ध्रुव की तरफ था और वो अजीब नजरों से उसकी तरफ देख रही थी। वो क्या करना चाहता है?
ध्रुव ने क्लास की घूरती हुई नजरों को इग्नोर किया और अपने बैग से एक कागज नीले आरोही की सीट को क्लीन कर दिया। वो यही नहीं रुका, उसने आरोही की ड्राइवर खोली और उसने से एक मारा हुआ कॉकरोच बाहर निकाला और उसे दूर फेंक दिया। फिर उसने अच्छे से आरोही की सीट की तलाशी ली कि सब कुछ ठीक तो है न। जब उसे लगा कि सब कुछ ठीक है तो उसने आरोही से कहा, अब तुम बैठ सकती हो। ये बोलकर वो बिना आरोही की तरफ देखे सीधे अपने सीट पर चला गया। आरोही को समझ ही नहीं आया कि वो क्या बोले। वो ध्रुव का बर्ताव देखकर हैरान थी। वही आरोही की तरफ पूरी क्लास में भी ध्रुव का ये बदला हुआ रूप देखकर हैरान थी। ये ध्रुव को अचानक से क्या हुआ? उसने आरोही की मदद क्यों की? खासकर ईशा, उसका पूरा चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। उसने अभी अभी जो देखा उसे उस पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। शुभम ध्रुव की तरफ देखते हुए बोला, ध्रुव तुम ये क्या कर रहे हो? क्या हमने डिसाइड नहीं किया था कि हम उस बदसूरत लड़की को सबक सिखाएंगे, तो तुमने उसकी मदद क्यों की? ध्रुव ने उसे घूरकर देखा। अपना मुंह बंद करो। तुम कौन होते हो मुझे इस तरह सवाल करने वाला? मेरे जो मन करेगा मैं वो करगा। क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है? ध्रुव को नाराज होता देख शुभम एकदम से चुप हो गया।